इस धम्म टॉक में अजान शाह बताते हैं कि सच्ची एनलाइटनमेंट और शांति बाहरी टीचर्स, परफेक्ट जगहों की तलाश करने या मुश्किलों से भागने से नहीं मिल सकती। इसके बजाय असली प्रैक्टिस वर्तमान क्षण में अपने स्वयं के माइंड का ऑब्जर्व करने और यह देखने के लिए इंसाइट विकसित करने में है कि सभी कंडीशन चीजें, चाहे हैप्पीनेस हो, दुख हो, शांति हो या डिस्ट्रैक्शन हो, अनित्य और अनिश्चित हैं। लगातार अनित्य, दुख और अनात्म पर कंटेम्पलेट करने से आप अपने भीतर उस इंटरनल गवाह को जगाते हैं जो सच को क्लियरली देखता है। जब आप अपने स्वयं के व्यूज से अटैच होना बंद कर देते हैं और बस अतीत और भविष्य दोनों को छोड़ देते हैं, तो आपका माइंड नेचुरली धम्म के साथ मर्ज हो जाता है, जिससे आपके सभी डाउट्स और बाहर का अंतहीन भटकाव हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। आए हम इसे सुने। अजान शाह का एक धम्म टॉक डोंट ट्रस्ट सफर का दुख। भगवान बुद्ध के समय में एक मंक रहते थे जो एनलाइटमेंट का सही रास्ता खोजने के लिए बहुत तड़पते थे। वह पक्के तौर पर जानना चाहते थे कि मेडिटेशन में अपने माइंड को ट्रेन करने का सही तरीका क्या है और गलत तरीका क्या है। यह तय करने के बाद कि मंक्स के एक बड़े समूह के साथ मोनास्ट्री में रहना कंफ्यूजिंग और भटकाने वाला है, वह अकेले मेडिटेट करने के लिए शांत जगहों की तलाश में भटकने लगे। अकेले रहते हुए उन्होंने लगातार प्रैक्टिस की, कभी कभी शांति के दौर का एक्सपीरियंस किया जब उनका माइंड समाधि में इकट्ठा हो जाता था, और अन्य समय में उन्हें बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती थी। उनके मेडिटेशन में अभी भी कोई असली सर्टेनिटी नहीं थी। कभी कभी वह बहुत मेहनती होते थे और बहुत एफर्ट लगाते थे, कभी कभी वह आलसी हो जाते थे। अंत में प्रैक्टिस करने का सही रास्ता खोजने की कोशिश में अपनी सफलता की कमी के कारण वह शक और डाउट में फंस गए। उस समय भारत में कई अलग अलग मेडिटेशन टीचर्स थे, और उस मंक ने एक मशहूर टीचर अजान ए के बारे में सुना, जो बहुत पॉपुलर थे और मेडिटेशन सिखाने में स्किल्ड होने के लिए जाने जाते थे। मंक बैठ गए और इस पर विचार किया और तय किया कि अगर इस मशहूर टीचर को सच में एनलाइटमेंट का सही रास्ता पता है, तो वह उन्हें खोजने निकल पड़ेंगे और उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेंगे। शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद मंक फिर से अकेले मेडिटेट करने के लिए लौट आए और पाया कि हालांकि कुछ नई शिक्षाएं उनके अपने व्यूज के अनुकूल थीं, कुछ अलग थीं। उन्होंने पाया कि वह अभी भी लगातार डाउट और अनिश्चितता में फंस रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने एक और मशहूर मंक अजान बी के बारे में सुना, जिन्हें फिर से पूरी तरह से एनलाइटेंड और मेडिटेशन सिखाने में स्किल्ड माना जाता था। इस खबर ने उनके माइंड में केवल और अधिक डाउट्स और सवालों को हवा दी। अंततः उनके अनुमानों ने उन्हें नए टीचर की तलाश में जाने के लिए मजबूर कर दिया। नई शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद मंक वहां से चले गए और एक बार फिर एकांत में प्रैक्टिस करने लगे। उन्होंने इस नवीनतम टीचर से प्राप्त सभी शिक्षाओं की तुलना पहले टीचर की शिक्षाओं से की और पाया कि वे समान नहीं थीं। उन्होंने प्रत्येक टीचर की अलग अलग शैलियों और कैरेक्टर्स की तुलना की और पाया कि वे भी काफी अलग थे। उन्होंने जो कुछ भी सीखा था, उसकी तुलना मेडिटेशन के बारे में अपने स्वयं के व्यूज से की और पाया कि कुछ भी एक साथ फिट नहीं बैठता है। उन्होंने जितनी अधिक तुलना की, उन्हें उतना ही अधिक डाउट हुआ। उसके कुछ ही समय बाद मंक ने उत्साहपूर्ण अफवाहें सुनी कि ईजान सी वास्तव में एक वाइज टीचर थे। लोग नए टीचर के बारे में इतनी बातें कर रहे थे कि वह इसे और सहन नहीं कर सके और उन्हें खोजने और उनके साथ ट्रेनिंग की कोशिश करने के लिए मजबूर महसूस किया। मंक नए टीचर द्वारा सुझाए गए किसी भी सुझाव को सुनने और आजमाने के लिए तैयार थे। उन्होंने जो कुछ बातें सिखाई वे अन्य टीचर्स के समान थीं, कुछ बातें नहीं। मंक लगातार सोचते और तुलना करते रहे, यह समझने की कोशिश करते रहे कि एक टीचर ने चीजों को एक निश्चित तरीके से क्यों किया और दूसरे टीचर ने इसे अलग तरीके से क्यों किया। अपने माइंड में वह प्रत्येक टीचर के डाइवर्स व्यूज और शैलियों पर जमा की गई सभी जानकारी को मथ रहे थे, और जब उन्होंने इसे अपने स्वयं के व्यूज के साथ मिलाया,
जो पूरी तरह से अलग थे, तो अंत में कोई समाधि प्राप्त नहीं हुई। जितना अधिक उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि प्रत्येक टीचर किस स्तर पर है, वह उतने ही अधिक बेचैन और व्याकुल हो गए। अपनी सारी एनर्जी जला दी, जब तक कि वह मेंटली और शारीरिक दोनों रूपों से थक नहीं गए। अपने अंतहीन डाउटिंग और अनुमानों से पूरी तरह हार गए। अंततः मंक ने तेजी से फैलने वाली यह खबर सुनी कि गौतम नाम के एक पूरी तरह से एनलाइटेंड टीचर दुनिया में प्रकट हुए हैं। तुरंत उनका माइंड पूरी तरह से ओवरवेल्म हो गया और टीचर के बारे में अनुमान लगाते हुए पहले से 2 गुना तेजी से दौड़ने लगा। पहले की तरह ही वह नए टीचर को खुद देखने की अपनी इच्छा को रोक नहीं पाए। इसलिए वह भगवान बुद्ध को सम्मान देने और उन्हें धम्म का उपदेश देते हुए सुनने के लिए गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें समझाया कि अंततः केवल अन्य लोगों को खोजने और उनसे शिक्षा प्राप्त करने के माध्यम से सच्ची समझ प्राप्त करना और डाउट को पार करना असंभव है। आप जितना अधिक सुनते हैं, आपको उतना ही अधिक डाउट होता है। आप जितना अधिक सुनते हैं, आप उतने ही अधिक उलझ जाते हैं। भगवान बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि अन्य लोगों की विजडम आपके लिए आपके डाउट्स को नहीं काट सकती। अन्य लोग आपके लिए डाउट को छोड़ नहीं सकते। एक टीचर केवल यह समझा सकता है कि माइंड में डाउट्स कैसे उत्पन्न होते हैं और उन पर कैसे विचार करना है। लेकिन आपको उनके शब्दों को लेना होगा और उन्हें प्रैक्टिस में लाना होगा, जब तक कि आप इंसाइट प्राप्त न कर लें और स्वयं के लिए जान न लें। उन्होंने सिखाया कि प्रैक्टिस का स्थान शरीर के भीतर है। फॉर्म, फीलिंग, यादें, विचार और सेंस कॉन्शियसनेस आपके टीचर्स हैं। वे पहले से ही आपको इंसाइट के लिए आधार प्रदान करते हैं। जिस चीज की आप में अभी भी कमी है, वह है मेंटल कल्टीवेशन और वाइज रिफ्लेक्शन। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि डाउट को सच में समाप्त करने का एकमात्र तरीका अपने स्वयं के शरीर और माइंड का कॉन्टेम्पलेशन है। बस इतना ही। अतीत को छोड़ दें, भविष्य को छोड़ दें, जानना और छोड़ना प्रैक्टिस करें। इस जानने को बनाए रखें। एक बार जब आप जानने को एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो छोड़ दें, लेकिन जाने बिना छोड़ने की कोशिश न करें। इस जानने की उपस्थिति ही आपको मुक्त करने की अनुमति देती है। अतीत में आपने जो कुछ भी किया उसे छोड़ दें, अच्छा और बुरा दोनों। आपने पहले जो कुछ भी किया उसे छोड़ दें, क्योंकि अतीत से क्लिंगिंग में कोई लाभ नहीं है। आपने जो अच्छा किया वह उस समय अच्छा था। आपने जो बुरा किया वह उस समय बुरा था। जो सही था वह सही था। तो अब आप उस सब को एक तरफ रख सकते हैं, उसे छोड़ सकते हैं। भविष्य की घटनाएं अभी भी होने का इंतजार कर रही हैं। भविष्य में होने वाला सभी उत्पन्न होना और समाप्त होना वास्तव में अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए भविष्य में क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है, इसके विचारों से बहुत मजबूती से अटैच न हों। स्वयं के प्रति अवेयर रहें और छोड़ दें। अतीत को छोड़ दें। अतीत में जो कुछ भी हुआ वह समाप्त हो गया है। इसके बारे में सोचने और विचार फैलाने में बहुत समय क्यों व्यतीत करें? यदि आप किसी ऐसी चीज के बारे में सोचते हैं जो अतीत में हुई थी, तो उस विचार को छोड़ दें। यह एक धम्म था जो अतीत में उत्पन्न हुआ था। उत्पन्न होने के बाद यह फिर अतीत में ही समाप्त हो गया। वर्तमान के बारे में भी मेंटली विचार फैलाने का कोई कारण नहीं है। एक बार जब आप जो सोच रहे हैं उसके प्रति अवेयरनेस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, तो उसे छोड़ दें। जानने और छोड़ने की प्रैक्टिस करें। ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी विचार का एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए या कोई व्यूज बिल्कुल नहीं रखने चाहिए। आप विचारों और व्यूज का एक्सपीरियंस करते हैं और फिर उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि वे पहले ही पूरे हो चुके हैं। भविष्य अभी भी आपके सामने है। भविष्य में जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है, वह भविष्य में ही समाप्त भी होगा। भविष्य के बारे में अपने विचारों के प्रति अवेयर रहें और फिर उन्हें छोड़ दें। अतीत के बारे में आपके विचार और व्यूज बिल्कुल उसी तरह अनिश्चित हैं। भविष्य पूरी तरह से अनिश्चित है। अवेयर रहें और फिर छोड़ दें, क्योंकि यह अनिश्चित है। वर्तमान क्षण के प्रति अवेयर रहें।
जांच करें कि आप अभी और यहीं क्या कर रहे हैं। अपने बाहर किसी भी चीज को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध ने उन लोगों की प्रशंसा नहीं की जो अभी भी अन्य लोगों के कहने पर अपना सारा विश्वास और आस्था लगाते हैं, और न ही उन्होंने उन लोगों की प्रशंसा की जो अन्य लोगों द्वारा कही और की गई बातों के परिणाम स्वरूप अच्छे और बुरे मूड्स में फंस जाते हैं। अन्य लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, यह उनकी अपनी चिंता होनी चाहिए। आप इसके प्रति अवेयर हो सकते हैं, लेकिन फिर इसे छोड़ दें। भले ही वे सही काम करते हैं, देखें कि यह उनके लिए सही है। लेकिन यदि आप अपने स्वयं के माइंड को राइट व्यू के अनुरूप नहीं लाते हैं, तो आप कभी भी उस चीज का सच में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो आपके लिए अच्छी और सही है। यह कुछ एक्सटर्नल ही बनी रहती है। वे सभी टीचर्स अपनी स्वयं की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे सही ढंग से या गलत ढंग से, कहीं और आपसे अलग। वे जो भी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं वह वास्तव में आपको नहीं बदलती है। यदि यह सही प्रैक्टिस है तो यह उनके लिए सही है, आपके लिए नहीं। इसका अर्थ यह है कि भगवान बुद्ध ने सिखाया कि जो लोग अपने माइंड्स को विकसित करने में विफल रहते हैं और अपने लिए सच में इंसाइट प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वे प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। मैं इस टीचिंग पर जोर देता हूं कि धम्म ओपनायको है। इसे अपने भीतर लाना चाहिए ताकि माइंड अपने भीतर ट्रेनिंग के रिजल्ट्स को जाने, समझे और एक्सपीरियंस करे। यदि लोग कहते हैं कि आप सही ढंग से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उन पर विश्वास करने में बहुत जल्दबाजी न करें। और इसी तरह यदि वे कहते हैं कि आप इसे गलत कर रहे हैं, तो वे जो कहते हैं उसे केवल तब तक स्वीकार न करें जब तक कि आपने सच में प्रैक्टिस न कर ली हो और अपने लिए पता न लगा लिया हो। भले ही वे आपको सही तरीके से इंस्ट्रक्ट करें जो एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है, यह अभी भी केवल अन्य लोगों के शब्द हैं। आपको उनकी टीचिंग्स को लेना होगा और उन्हें तब तक अप्लाई करना होगा जब तक कि आप यहीं प्रेजेंट में स्वयं के लिए रिजल्ट्स का एक्सपीरियंस ना कर लें। इसका मतलब है कि आपको अपना स्वयं का गवाह बनना चाहिए, जो अपने स्वयं के माइंड के भीतर से रिजल्ट्स की पुष्टि करने में एबल हो। यह खट्टे फल के एग्जाम्पल की तरह है। कल्पना कीजिए कि मैंने आपको बताया कि एक निश्चित फल का स्वाद खट्टा था और आपको इसका कुछ हिस्सा चखने के लिए इनवाइट किया। खट्टेपन का स्वाद लेने के लिए आपको इसे थोड़ा खाना होगा। यदि मैं उन्हें बताता कि फल खट्टा था, तो कुछ लोग खुशी से मेरी बात मान लेंगे। लेकिन यदि वे इसे कभी चखे बिना केवल यह विश्वास कर लेते कि यह खट्टा था, तो वह विश्वास बेकार मोघ होगा। उसका कोई रियल वैल्यू या अर्थ नहीं होगा। यदि आप फल को खट्टे के रूप में डिस्क्राइब करते हैं, तो यह केवल मेरी परसेप्शन के अनुसार जाना होगा। केवल इतना ही। भगवान बुद्ध ने ऐसे विश्वास की प्रशंसा नहीं की, लेकिन फिर आपको इसे केवल खारिज भी नहीं करना चाहिए। इसकी जांच करें। आपको स्वयं फल चखने की कोशिश करनी चाहिए और सच में खट्टे स्वाद का एक्सपीरियंस करके आप अपने स्वयं के इंटरनल गवाह बन जाते हैं। कोई कहता है कि यह खट्टा है, इसलिए आप इसे ले जाते हैं और इसे खाकर पता लगाते हैं कि यह सच में खट्टा है। यह ऐसा है जैसे आप डबल श्योर कर रहे हैं। अपने स्वयं के एक्सपीरियंस के साथ साथ अन्य लोग जो कहते हैं उस पर निर्भर रहना। इस तरह आप सच में इसके खट्टे स्वाद की प्रामाणिकता में कॉन्फिडेंस रख सकते हैं। आपके पास एक गवाह है जो सच की गवाही देता है। आदरणीय अजान मुन ने माइंड के भीतर मौजूद इस इंटरनल गवाह को सख्यभूतो कहा है। केवल अन्य लोगों के कहने से प्राप्त किसी भी ज्ञान की प्रामाणिकता अनसब्सटेंशिएटेड रहती है। यह केवल किसी और के लिए साबित हुआ सच है। आपके पास केवल किसी और का शब्द है कि फल खट्टा है। आप कह सकते हैं कि यह आधा सच है या 50% है। लेकिन यदि आप सच में फल का स्वाद लेते हैं और इसे खट्टा पाते हैं, तो यह 100% पूरा सच है। आपके पास अन्य लोगों के कहने से और आपके अपने प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस से भी सबूत है। ये पूरी तरह से 100% प्रमाणित सच है। ये सखीभूतों हैं। इंटरनल गवाह आपके भीतर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ट्रेन करने का तरीका उपनायको है। आप अपने अटेंशन को अंदर की ओर डायरेक्ट करते हैं,
जब तक कि आपकी इनसाइट और समझ पचहत्तम स्वयं के लिए सच को जानना और एक्सपीरियंस करना न बन जाए। अन्य लोगों को सुनने और देखने से प्राप्त समझ उस गहरी समझ की तुलना में सुपरफिशियल है जो पचहत्तम है। यह पचहत्तम के बाहर ही रहती है। ऐसा ज्ञान आत्म परीक्षण से उत्पन्न नहीं होता है। यह आपकी अपनी इंसाइट नहीं है। यह अन्य लोगों की इंसाइट है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अन्य स्रोतों से प्राप्त किसी भी टीचिंग्स के प्रति लापरवाह और डिसमिसिव होना चाहिए। वे भी स्टडी और जांच का सब्जेक्ट बननी चाहिए। जब आप पहली बार किताबों से टीचिंग के किसी पहलू को देखते हैं और समझना शुरू करते हैं, तो इसे एक लेवल पर मानना ठीक है। लेकिन साथ ही यह पहचानना भी ठीक है कि आपने अभी तक माइंड को ट्रेन नहीं किया है और अपने स्वयं के एक्सपीरियंस के माध्यम से उस ज्ञान को विकसित नहीं किया है। उस कारण से आपने अभी तक टीचिंग के पूरे लाभ का एक्सपीरियंस नहीं किया है। यह ऐसा है जैसे आपकी समझ का सही मूल्य अभी भी केवल आधा पूरा है। तो फिर आपको माइंड को विकसित करना चाहिए और अपनी इंसाइट को परिपक्व होने देना चाहिए, जब तक कि आप सच में पूरी तरह से प्रवेश न कर लें। इस तरह आपका ज्ञान पूरी तरह से पूरा हो जाता है। तभी आप डाउट से परे जाते हैं। यदि आपके पास अपने स्वयं के माइंड के भीतर से सच में गहरी इंसाइट है, तो एनलाइटमेंट के रास्ते के बारे में सारी अनिश्चितता पूरी तरह से गायब हो जाती है। जब हम पचुप्पन्न धम्म के साथ प्रैक्टिस करने की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि जो भी फिनोमिनन तुरंत माइंड में उत्पन्न हो रहा है, आपको तुरंत उसकी जांच करनी चाहिए और उससे निपटना चाहिए। आपकी अवेयरनेस वहीं होनी चाहिए, क्योंकि पच्छुप्पन्न धम्म वर्तमान क्षण के एक्सपीरियंस को रिफर करता है। यह कारण और प्रभाव दोनों को इनकम्पस करता है। वर्तमान क्षण कारण और प्रभाव की प्रोसेस के भीतर मजबूती से रूटेड है। वर्तमान में आप जिस तरह के हैं, वह अतीत में निहित कारणों को रिफ्लेक्ट करता है। आपका वर्तमान एक्सपीरियंस उसका रिजल्ट है। वर्तमान तक आपका हर एक एक्सपीरियंस अतीत के कारणों से उत्पन्न हुआ है। उदाहरण के लिए, आप कह सकते हैं कि अपनी मेडिटेशन कुटिया से बाहर निकलना एक कारण था और आपका यहां बैठना रिजल्ट है। चीजों के होने का यह सच है, कारणों और प्रभावों का एक निरंतर क्रम है। इसलिए अतीत में आपने जो किया वह कारण था, वर्तमान एक्सपीरियंस रिजल्ट है। इसी तरह वर्तमान कार्य उस चीज का कारण है जिसका आप भविष्य में एक्सपीरियंस करेंगे। अभी यहां बैठकर आप पहले से ही कारण इनिशिएटिंग कर रहे हैं। अतीत के कारण वर्तमान में फलीभूत हो रहे हैं और ये रिजल्ट्स वास्तव में ऐसे कारण बना रहे हैं जो भविष्य में रिजल्ट्स पैदा करेंगे। भगवान बुद्ध ने जो देखा वह यह था कि आपको अतीत और भविष्य दोनों को छोड़ देना चाहिए। जब हम छोड़ना कहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप सचमुच उनसे छुटकारा पा लें। छोड़ने का मतलब है कि आपके माइंडफुलनेस और इंसाइट का फोकस ठीक यहीं इस एक बिंदु पर है, वर्तमान क्षण। अतीत और भविष्य यहीं एक साथ जुड़ते हैं। वर्तमान अतीत का रिजल्ट भी है और भविष्य में आने वाली चीजों का कारण भी है। इसलिए आपको कारण और रिजल्ट दोनों को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए और बस वर्तमान क्षण के साथ बने रहना चाहिए। हम उन्हें छोड़ने के लिए कहते हैं, लेकिन ये केवल माइंड को ट्रेन करने के तरीके का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं। भले ही आप अपनी अटैचमेंट को छोड़ दें और अतीत और भविष्य को छोड़ दें, कारण और प्रभाव की नेचुरल प्रोसेस अपनी जगह पर रहती है। वास्तव में आप इसे मध्य बिंदु कह सकते हैं। यह पहले से ही कारण और रिजल्ट की प्रोसेस का हिस्सा है। भगवान बुद्ध ने वर्तमान क्षण को देखने की शिक्षा दी, जहां आप उत्पन्न होने और समाप्त होने की निरंतर प्रोसेस देखेंगे, जिसके बाद और अधिक उत्पन्न होना और समाप्त होना होगा। वर्तमान क्षण में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह अनित्य है। मैं ऐसा अक्सर कहता हूं, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। वे इस सरल छोटी टीचिंग का उपयोग करने में संकोच करते हैं। जो कुछ भी उत्पन्न होने के अधीन है वह अनित्य है, यह अनिश्चित है। सच पर विचार करने का यह वास्तव में सबसे आसान, सबसे कम कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। यदि आप इस टीचिंग पर मेडिटेट नहीं करते हैं,
तो जब चीजें वास्तव में खुद को अनिश्चित और बदलने योग्य के रूप में दिखाना शुरू कर देती हैं, तो आप नहीं जानते कि समझदारी से कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए और आप उत्तेजित और विचलित हो जाते हैं। इसी अनित्य की जांच आपको उस चीज की इंसाइट और समझ प्रदान करती है जो स्थायी है। जो अनिश्चित है उस पर कॉन्टेम्पलेट करके आप उसे देखते हैं जो निश्चित है। लोगों को सच समझाने के लिए आपको इसे इसी तरह एक्सप्लेन करना होगा, लेकिन वे न समझने की प्रवृत्ति रखते हैं और अपना पूरा समय खोए हुए इधर उधर भागने में बिता देते हैं। सच में यदि आप सच्ची शांति का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो आपको माइंड को उस बिंदु पर लाना होगा जहां वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह से माइंडफुल हो। वहां जो भी हैप्पीनेस या दुख उत्पन्न हो, अपने आप को सिखाएं कि वह ट्रांजिएंट है। माइंड का वह हिस्सा जो याद रखता है कि हैप्पीनेस और दुख अनित्य हैं, आप में से प्रत्येक के भीतर भगवान बुद्ध की विजडम है। जो फिनोमिना की अनिश्चितता को पहचानता है, वह आपके भीतर का धम्म है। जो धम्म है वही भगवान बुद्ध हैं। लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं। वे धम्म को कुछ एक्सटर्नल, कहीं बाहर की चीज मानते हैं और भगवान बुद्ध को यहां कुछ और मानते हैं। यदि माइंड की आंख सभी कंडीशनड चीजों को अनिश्चित के रूप में देखती है, तो आपकी वे सभी प्रॉब्लम्स जो चीजों से अटैचिंग और उन्हें अनुचित महत्व देने से उत्पन्न होती हैं, गायब हो जाएंगी। आप इसे जिस भी तरीके से देखें, यह आंतरिक सच ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वास्तव में निश्चित है। जब आप इसे देखते हैं, तो क्लिंगिंग और अटैचिंग के बजाय माइंड छोड़ देता है। प्रॉब्लम का कारण अटैचमेंट गायब हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप माइंड सच में प्रवेश करता है और धम्म के साथ मर्ज हो जाता है। इस सच के रियलाइजेशन की तलाश करने के अलावा खोजने के लिए कुछ भी हायर या अधिक प्रोफाउंड नहीं है। इस तरह धम्म भगवान बुद्ध के बराबर है, भगवान बुद्ध धम्म के बराबर हैं। यह टीचिंग कि सभी कंडीशनड चीजें अनिश्चित हैं और बदलने के अधीन हैं, धम्म है। धम्म भगवान बुद्ध का सार है। यह कुछ और नहीं है। बुद्धो बुद्धो, जो जानता है कि लगातार रिसिटेशन के माध्यम से अवेयरनेस विकसित करने का उद्देश्य इस सच को देखना है। जब बुद्धों के रिसिटेशन के माध्यम से माइंड एकाग्र हो जाता है, तो यह अनित्य, दुख और अनात्म की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स में इनसाइट के विकास का समर्थन करता है। अवेयरनेस की क्लैरिटी आपको चीजों को अनिश्चित और परिवर्तनशील के रूप में देखने के लिए लाती है। यदि आप इसे क्लियरली और सीधे देखते हैं, तो माइंड छोड़ देता है। इसलिए जब आप किसी भी प्रकार की हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप जानते हैं कि यह अनिश्चित है। जब आप किसी भी प्रकार के दुख का एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप जानते हैं कि यह बिल्कुल वैसे ही अनिश्चित है। यदि आप कहीं और रहने जाते हैं, यह आशा करते हुए कि यह वहां से बेहतर होगा जहां आप पहले से हैं, तो याद रखें कि यह कोई श्योर बात नहीं है कि आप वास्तव में वह पाएंगे जो आप खोज रहे हैं। यदि आपको लगता है कि यहां रहना सबसे अच्छा है, तो फिर से यह श्योर नहीं है। यही तो बात है। इनसाइट के साथ आप देखते हैं कि सब कुछ अनिश्चित है। इसलिए आप जहां भी प्रैक्टिस करने जाते हैं, आपको दुख नहीं उठाना पड़ता है। जब आप यहां रहना चाहते हैं, तो आप रहते हैं। जब आप कहीं और जाना चाहते हैं, तो आप जाते हैं और आप अपने लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं बनाते हैं। क्या करना सही है, इसके बारे में वह सारा डाउट और दुविधा समाप्त हो जाती है। ये पूरी तरह से वर्तमान क्षण पर माइंडफुलनेस को फिक्स करने में ट्रेनिंग का तरीका है जो डाउट्स को समाप्त करता है। इसीलिए अतीत या भविष्य के बारे में चिंता ना करें। अतीत पहले ही समाप्त हो चुका है। अतीत में जो कुछ भी हुआ वह पहले ही हो चुका है और खत्म हो चुका है। यह समाप्त हो गया है। भविष्य में जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला है, वह भविष्य में समाप्त भी होने वाला है। उसे भी छोड़ दें। इसके बारे में चिंतित क्यों हों? वर्तमान क्षण में उत्पन्न होने वाले धम्म का ऑब्जर्व करें और ध्यान दें कि वे कैसे बदल रहे हैं और अनरिलायबल हैं। जैसे जैसे बुद्धो जानना परिपक्व होता है और गहराई तक प्रवेश करता है, आप इस आवश्यक सच की अधिक गहरी अवेयरनेस प्राप्त करते हैं।
कि सभी कंडीशन फिनोमेना एक अनित्य नेचर के हैं। ये वह जगह है जहां इनसाइट गहरी होती है और समाधि की स्थिरता और शांति को मजबूत और अधिक रिफाइंड होने की अनुमति देती है। समाधि का अर्थ है वह माइंड जो फर्म और स्थिर है, या वह माइंड जो शांत है। इसके दो प्रकार हैं। एक प्रकार की शांति एक शांत जगह में प्रैक्टिस करने से आती है, जहां आपको डिस्टर्ब करने के लिए कोई साइट्स, आवाजें या अन्य इंद्रिय प्रभाव नहीं होते हैं। ऐसी शांति वाले माइंड अभी भी डिफाइलमेंट्स से मुक्त नहीं है। डिफाइलमेंट्स अभी भी माइंड को ढके रहते हैं, लेकिन उस समय के दौरान जब यह समाधि में शांत होता है, वे शांत रहते हैं। यह तालाब के पानी की तरह है, जो सभी गंदगी और धूल के कणों के तल पर बैठ जाने के बाद टेम्पोररीली साफ हो जाता है। जब तक कि तलछट को हिलाया नहीं जाता है, तब तक पानी साफ रहता है। लेकिन जैसे ही कोई चीज उसे डिस्टर्ब करती है, गंदगी ऊपर उठती है और पानी फिर से धुंधला हो जाता है। आप बिल्कुल वैसे ही हैं। जब आप कोई आवाज सुनते हैं, कोई फॉर्म देखते हैं, या माइंड किसी मेंटल स्टेट से प्रभावित होता है, तो नापसंदगी का कोई भी रिएक्शन माइंड पर छा जाता है। यदि कोई एवर्शन स्टिमुलेट नहीं होता है, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं, लेकिन वह आराम की फीलिंग विजडम के बजाय अटैचमेंट और डिफाइलमेंट्स की उपस्थिति से आती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप यह टेप रिकॉर्डर चाहते थे। जब तक यह इच्छा पूरी नहीं होती, आप असंतोष फील करेंगे। हालांकि एक बार जब आप बाहर जाकर अपने लिए एक खोज लेते हैं, तो आप संतुष्ट और खुश फील करेंगे, है ना? हालांकि यदि आप संतुष्टि की उस फीलिंग से अटैच हो जाते हैं, जो इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि आप अपना खुद का टेप रिकॉर्डर प्राप्त करने में सफल रहे, तो आप वास्तव में भविष्य के दुख के लिए कंडीशंस बना रहे होंगे। आप इसके प्रति अवेयर हुए बिना भविष्य के दुख के लिए कंडीशंस बना रहे होंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी संतुष्टि की सेंस आपके टेप रिकॉर्डर प्राप्त करने पर निर्भर होगी। इसलिए जब तक आपके पास यह नहीं होगा, आप दुख का एक्सपीरियंस करेंगे। एक बार जब आप टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर लेते हैं, तो आप संतुष्ट और खुश फील करेंगे। लेकिन फिर यदि शायद कोई चोर इसे चुरा ले, तो वह संतुष्टि की सेंस इसके साथ गायब हो जाएगी और आप फिर से दुख की स्टेट में वापस गिर जाएंगे। ऐसा ही है, टेप रिकॉर्डर के बिना आप दुख सहते हैं, एक के साथ आप खुश हैं, लेकिन जब किसी कारण से आप इसे खो देते हैं, तो आप फिर से दुखी हो जाते हैं। यह पूरे समय ऐसे ही चलता रहता है। शांतिपूर्ण कंडीशंस पर निर्भर समाधि का यही अर्थ है। यह अनिश्चित है, उस हैप्पीनेस की तरह जिसका आप एक्सपीरियंस करते हैं जब आपको वह मिलता है जो आप चाहते हैं। जब आपको अंततः वह टेप रिकॉर्डर मिल जाता है जिसकी आप तलाश कर रहे थे, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। लेकिन उस सुखद फीलिंग का सच कारण क्या है? यह इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। बस इतना ही। उस प्रकार की हैप्पीनेस बस इतनी ही गहराई तक पहुंच सकती है। यह आपके माइंड को कंट्रोल करने वाले डिफाइलमेंट्स द्वारा कंडीशन्ड हैप्पीनेस है। आप इसके प्रति अवेयर भी नहीं हैं। किसी भी समय कोई भी आकर उस टेप रिकॉर्डर को चुरा सकता है, जिससे आप वापस दुख में गिर सकते हैं। तो उस प्रकार की समाधि केवल शांति का एक अस्थायी एक्सपीरियंस प्रदान करती है। मामले के पूरे सच को देखने के लिए आपको सम्मत मेडिटेशन से उत्पन्न होने वाली शांति के नेचर पर कॉन्टेम्पलेट करना होगा। वह टेप रिकॉर्डर जो आप प्राप्त करते हैं, या कोई अन्य चीज जो आपके पास है, अंत में खराब होने, टूटने और गायब होने के लिए बाध्य है। आपके पास खोने के लिए कुछ है, क्योंकि आपने एक टेप रिकॉर्डर प्राप्त किया है। यदि आपके पास टेप रिकॉर्डर नहीं है, तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जन्म और मृत्यु समान हैं। चूंकि एक जन्म हुआ है, इसलिए मृत्यु का एक्सपीरियंस होना ही है। यदि कोई जन्म नहीं लेता है, तो मरने के लिए कुछ भी नहीं है। वे सभी लोग जो मरते हैं, उन्हें किसी न किसी समय जन्म लेना पड़ा था। जो जन्म नहीं लेते, उन्हें मरना नहीं पड़ता। चीजें इसी तरह हैं। इस तरह विचार करने में सक्षम होने का मतलब है कि जैसे ही आप उस टेप रिकॉर्डर को प्राप्त करते हैं, आप इसके अनित्य के प्रति माइंडफुल होते हैं कि एक दिन यह टूट जाएगा या चोरी हो जाएगा,
और अंत में इसे अनिवार्य रूप से अलग होना चाहिए और पूरी तरह से विघटित होना चाहिए। आप विजडम के साथ सच देखते हैं और समझते हैं कि टेप रिकॉर्डर का नेचर ही अनित्य है। चाहे टेप रिकॉर्डर वास्तव में टूट जाए या चोरी हो जाए, ये सब केवल अनित्य के मैनिफेस्टेशंस हैं। यदि आप चीजों को सही तरीके से देख सकते हैं, तो आप बिना दुख के टेप रिकॉर्डर का उपयोग करने में सक्षम होंगे। आप इसकी तुलना गृहस्थ जीवन में किसी प्रकार का बिजनेस स्थापित करने से कर सकते हैं। यदि शुरुआत में आपको बिजनेस ऑपरेशन स्थापित करने के लिए बैंक से लोन लेने की आवश्यकता होती है, तो आप तुरंत तनाव का एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। आप दुख सहेंगे क्योंकि आप किसी और का पैसा चाहते थे। पैसे की तलाश करना मुश्किल और थकाऊ दोनों है, और जब तक आपको जुटाने की कोशिश में अनसक्सेसफुल रहे, यह आपको दुख का कारण बनेगा। बेशक, जिस दिन आप सफलतापूर्वक बैंक से लोन प्राप्त करने में कामयाब हो गए, आप बहुत खुशी फील करेंगे, लेकिन वह उत्साह कुछ घंटों से अधिक नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ ही समय में लोन पर ब्याज का भुगतान आपके सभी प्रॉफिट्स को खाना शुरू कर देगा। आपको एक उंगली भी नहीं उठानी पड़ेगी और पहले से ही आपका पैसा ब्याज के भुगतान में बैंक में बह जाएगा। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? आप वहां बैठकर फिर से दुख सह रहे होंगे। क्या आप इसे देख सकते हैं? ऐसा क्यों है? जब आपके पास कोई पैसा नहीं था तो आप दुख सहते थे। जब आपको अंततः कुछ मिल जाता है, तो आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। लेकिन कुछ ही समय पहले ब्याज का भुगतान आपके फंड्स को खाना शुरू कर देगा, जो आपको और अधिक दुख की ओर ले जाएगा। ऐसा ही है, भगवान बुद्ध ने सिखाया कि इसके साथ प्रैक्टिस करने का तरीका वर्तमान क्षण का ऑब्जर्व करना है और शरीर और माइंड के ट्रांजिएंट नेचर में इनसाइट विकसित करना है। धम्म का सच देखने के लिए कि कंडीशन्ड चीजें बस उत्पन्न होती हैं और समाप्त हो जाती हैं, और इससे अधिक कुछ नहीं। शरीर और माइंड का नेचर ऐसा ही होना है, इसलिए उनसे मजबूती से अटैच या क्लिंग न करें। यदि आपके पास इसमें इंसाइट है, तो इसके रिजल्ट के रूप में शांति उत्पन्न होती है। यह वह शांति है जो डिफाइलमेंट्स को छोड़ने से आती है। यह विजडम के उत्पन्न होने के साथ मिलकर उत्पन्न होती है। विजडम उत्पन्न होने का कारण क्या है? यह अनित्य, दुख और अनात्म की तीन विशेषताओं पर कॉन्टेम्पलेट करने से आता है, जो आपको चीजों के होने के तरीके के सच में इंसाइट प्रदान करता है। आपको अपने स्वयं के माइंड में सच को क्लियरली और अचूक रूप से देखना होगा। सच में विजडम प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। लगातार क्लियर इंसाइट होनी चाहिए। आप अपने लिए देखते हैं कि सभी मेंटल ऑब्जेक्ट्स और मूड्स आरंभण जो कॉन्शियसनेस में उत्पन्न होते हैं, वे समाप्त हो जाते हैं, और उस समाप्ति के बाद और अधिक उत्पन्न होना होता है, और अधिक उत्पन्न होने के बाद आगे समाप्ति होती है। यदि आप में अभी भी अटैचमेंट और क्लिंगिंग है, तो पल पल दुख उत्पन्न होना चाहिए, लेकिन यदि आप छोड़ रहे हैं, तो आप कोई दुख पैदा नहीं करेंगे। एक बार जब माइंड क्लियरली फिनोमेना के अनित्य को देख रहा है, तो सख्खीभूतो इंटरनल गवाह का यही अर्थ है। माइंड अपने कॉन्टेम्पलेशन में इतनी दृढ़ता से अब्सॉर्ब्ड है कि इनसाइट सेल्फ सस्टेनिंग है। इसलिए अंत में आप दूसरों से प्राप्त सभी टीचिंग्स और विजडम को केवल आंशिक सच के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। एक अवसर पर भगवान बुद्ध ने मंक्स के एक समूह को उपदेश दिया और बाद में आदरणीय सारिपुत्त से पूछा, जो सुन रहे थे, सारिपुत्त, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं? मैं अभी भी इस पर विश्वास नहीं करता, भंते। सारिपुत्त ने उत्तर दिया। भगवान बुद्ध इस उत्तर से प्रसन्न हुए और आगे कहा, यह अच्छा है सारिपुत्त। लोग आपको जो भी टीचिंग देते हैं, आपको उस पर बहुत आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। एक ज्ञानी को पूरी तरह से स्वीकार करने से पहले जो कुछ भी वह सुनता है, उस पर अच्छी तरह से कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। आपको इस टीचिंग को अपने साथ ले जाना चाहिए और पहले इस पर कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। भले ही उन्होंने स्वयं भगवान बुद्ध से एक टीचिंग प्राप्त की थी, आदरणीय सारिपुत्त ने तुरंत इसके हर एक शब्द पर विश्वास नहीं किया। वह अपने माइंड को ट्रेन करने के सही तरीके के प्रति सावधान थे।
और इसकी आगे जांच करने के लिए टीचिंग को अपने साथ ले गए। वह केवल तभी टीचिंग को स्वीकार करते यदि सच के बारे में भगवान बुद्ध के स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद उन्होंने पाया कि इसने उनके स्वयं के माइंड में विजडम के उत्पन्न होने को स्टिम्युलेट किया, और इस इंसाइट ने उनके माइंड को शांतिपूर्ण और धम्म सच के साथ यूनिफाइड कर दिया। जो समझ उत्पन्न हुई उसे उनके स्वयं के माइंड के भीतर धम्म को फिक्स करने की ओर ले जाना चाहिए। इसे चीजों के होने के तरीके के सच के अनुसार होना था। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को धम्म के किसी बिंदु को केवल तभी स्वीकार करना सिखाया जब सभी डाउट से परे उन्होंने इसे रियलिटी में चीजों के होने के तरीके के अनुरूप पाया, जैसा कि स्वयं के और अन्य लोगों के एक्सपीरियंस और समझ दोनों से देखा जाता है। अंत में महत्वपूर्ण बात केवल सच की जांच करना है। आपको बहुत दूर देखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऑब्जर्व करें कि वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है। देखें कि आपके स्वयं के माइंड में क्या हो रहा है। अतीत को छोड़ दें, भविष्य को छोड़ दें, बस वर्तमान क्षण के प्रति माइंडफुल रहें और अनित्य, दुख और अनात्म की विशेषताओं की जांच करने और क्लियरली देखने से विजडम उत्पन्न होगी। यदि आप चल रहे हैं तो देखें कि यह अनित्य है। यदि बैठे हैं तो देखें कि यह अनित्य है। यदि लेट रहे हैं तो देखें कि यह अनित्य है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये विशेषताएं पूरे समय मैनिफेस्ट होती रहेंगी, क्योंकि चीजें इसी तरह हैं। जो स्थायी है वह चीजों के होने के तरीके का यह सच है। वह कभी नहीं बदलता। यदि आप इंसाइट को उस बिंदु तक विकसित करते हैं जहां आप चीजों को देखते हैं, वह पूरी तरह से और अटूट रूप से इस सच के अनुरूप है, तो आप दुनिया के साथ सहज होंगे। क्या सच में पहाड़ों में कहीं अकेले रहने जाना उतना शांतिपूर्ण होगा? यह केवल एक अस्थायी प्रकार की शांति है। एक बार जब आप रेगुलर रूप से भूखा फील करना शुरू कर देते हैं और शरीर में उस पोषण की कमी हो जाती है जिसकी उसे आदत है, तो आप पूरे एक्सपीरियंस से फिर से थक जाएंगे। शरीर अपने विटामिन्स के लिए चिल्ला रहा होगा, लेकिन पहाड़ी जनजाति के लोग जो आपका भिक्षा भोजन प्रदान करते हैं, उन्हें बैलेंस्ड आहार के लिए आवश्यक विटामिन्स के लेवल के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। अंत में आप शायद वापस नीचे आ जाएंगे और यहां मॉनेस्ट्री में लौट आएंगे। यदि आप बैंकॉक में रहते हैं तो आप शायद शिकायत करेंगे कि लोग बहुत अधिक भोजन प्रदान करते हैं और यह केवल एक बोझ और बहुत परेशानी है। इसलिए शायद आप तय करेंगे कि जंगल में कहीं एकांत में जाकर रहना बेहतर है। सच में आप बहुत मूर्ख होंगे यदि आप पाते हैं कि अकेले रहने से आपको दुख होता है। यदि आप पाते हैं कि बहुत सारे लोगों के साथ एक समुदाय में रहने से बहुत दुख होता है, तो आप समान रूप से मूर्ख हैं। यह मुर्गी की गंदगी की तरह है। यदि आप कहीं अकेले मुर्गी की गंदगी ले जा रहे हैं, तो इसमें से बदबू आती है। यदि लोगों का एक पूरा समूह मुर्गी की गंदगी ले जा रहा है, तो इसमें से बिल्कुल वैसी ही बदबू आती है। जो सड़ा हुआ और बदबूदार है, उसे चारों ओर ढोते रहना हैबिचुअल हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके पास अभी भी रॉन्ग व्यू है, लेकिन राइट व्यू वाले किसी व्यक्ति के लिए, हालांकि वे यह सोचने में बिल्कुल सही हो सकते हैं कि एक बड़े समुदाय में रहना बहुत शांतिपूर्ण नहीं है, वे अभी भी एक्सपीरियंस से बहुत विजडम प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मेरे लिए बड़ी संख्या में मंक्स, ननों और आम लोगों को पढ़ाना मेरे लिए विजडम का एक बड़ा स्रोत रहा है। अतीत में मेरे साथ कम मंक्स रहते थे, लेकिन फिर जैसे जैसे अधिक आम लोग मुझसे मिलने आए और मंक्स और ननों का निवासी समुदाय आकार में बढ़ा, मुझे बहुत अधिक एक्सपोजर मिला, क्योंकि सभी के अलग अलग विचार, व्यूज और एक्सपीरियंसेस होते हैं। मेरा धैर्य, सहन शक्ति और सहनशीलता परिपक्व और मजबूत हुई, क्योंकि इसे इसकी चरम सीमाओं तक खींचा गया था। जब आप विचार करते रहते हैं तो ऐसे सभी एक्सपीरियंस आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन यदि आप चीजों के होने के तरीके के सच को नहीं समझते हैं, तो पहले आप सोच सकते हैं कि अकेले रहना सबसे अच्छा है, और फिर कुछ समय बाद आप इससे ऊब सकते हैं। इसलिए फिर आप सोच सकते हैं कि एक बड़े समुदाय में रहना बेहतर है। या शायद आप फील कर सकते हैं कि ऐसी जगह पर रहना
आदर्श है जहां केवल थोड़ा सा भोजन दिया जाता है। आप तय कर सकते हैं कि भोजन की प्रचुर मात्रा वास्तव में सबसे अच्छी है और वह थोड़ा भोजन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। या आप फिर से बदल सकते हैं और निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बहुत अधिक भोजन एक बुरी चीज है। अंत में अधिकांश लोग हमेशा व्यूज और राय में फंस कर रह जाते हैं क्योंकि उनके पास अपने लिए निर्णय लेने के लिए पर्याप्त विजडम नहीं होती है। इसलिए चीजों की अनिश्चितता को देखने की कोशिश करें। यदि आप एक बड़े समुदाय में हैं, तो यह अनिश्चित है। यदि आप केवल एक छोटे समूह के साथ रह रहे हैं, तो यह भी कोई श्योर बात नहीं है। चीजों के होने के तरीके के बारे में व्यूज से अटैच या क्लिंग न करें। वर्तमान क्षण के प्रति माइंडफुल होने में एफर्ट लगाएं। शरीर की जांच करें, अंदर और गहराई तक प्रवेश करें। भगवान बुद्ध ने मंक्स और ननों को रहने और ट्रेन करने के लिए एक ऐसी जगह खोजने की शिक्षा दी जहां आप सहज हों, जहां भोजन उपयुक्त हो, साथी अभ्यासियों, कल्याण मित्र की कंपनी उपयुक्त हो और आवास आरामदायक हो। लेकिन वास्तव में एक ऐसी जगह ढूंढना जहां ये सभी चीजें बिल्कुल सही हों और आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल हों, मुश्किल है। इसलिए साथ ही उन्होंने यह भी सिखाया कि आप जहां भी रहने जाते हैं, आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है और उन चीजों को सहन करना पड़ सकता है जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए, ये मॉनेस्ट्री कितनी आरामदायक है। यदि आम लोगों ने इसे आपके लिए सच में आरामदायक बना दिया, तो यह कैसा होगा। हर दिन वे आपकी सेवा में होते, जो आपकी इच्छानुसार आपको गर्म और ठंडे ड्रिंक्स लाते और सभी मिठाइयाँ और ट्रीट्स लाते जो आप खा सकते थे। वे विनम्र होंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, सभी सही बातें कहेंगे। अच्छा, ले समर्थन होना ऐसा ही होता है ना? कुछ मंक्स और नन इसे उसी तरह पसंद करते हैं। यहाँ के ले समर्थक सच में महान हैं, यह सच में आरामदायक और सुविधाजनक है। कुछ ही समय में माइंडफुलनेस और इनसाइट की पूरी ट्रेनिंग ही मर जाती है। ऐसा ही होता है। मेडिटेशन के लिए वास्तव में आरामदायक और उपयुक्त क्या है, इसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ हो सकता है। लेकिन एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपके पास जो है उसी से अपने माइंड को कैसे संतुष्ट किया जाए, तो आप जहां भी जाएंगे आप सहज फील करेंगे। यदि आपको कहीं रहना है जो शायद आपकी पहली पसंद नहीं होगी, तो भी आप जानते हैं कि वहां ट्रेन करते समय कैसे संतुष्ट रहना है। यदि कहीं और जाने का समय आ गया है, तो आप जाने के लिए संतुष्ट हैं। आपको इन बाहरी चीजों के बारे में कोई चिंता नहीं है। यदि आप बहुत कुछ नहीं जानते हैं, तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं। यदि आप बहुत अधिक जानते हैं, तो यह आपको बहुत दुख भी दे सकता है। सब कुछ असुविधा और दुख का स्रोत हो सकता है। जब तक आपके पास कोई इंसाइट नहीं है, आप लगातार अपने आसपास की कंडीशन से स्टिमुलेट, संतुष्टि और असंतोष के मूड्स में फंस जाएंगे और संभावित रूप से हर छोटी बात आपको दुख पहुंचा सकती है। आप जहां भी जाते हैं, भगवान बुद्ध की टीचिंग का अर्थ सही रहता है, लेकिन यह आपके स्वयं के माइंड का धम्म है जो अभी भी सही नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सही कंडीशंस खोजने के लिए आप कहां जाएंगे? शायद फला मंक ने इसे सही समझ लिया है और वास्तव में मेडिटेशन के साथ कड़ी प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे ही भोजन समाप्त होता है, वह मेडिटेट करने के लिए जल्दी से चला जाता है। वह बस अपनी समाधि विकसित करने की प्रैक्टिस करता है। वह इसके बारे में वास्तव में समर्पित और गंभीर है। या शायद वह उतना समर्पित नहीं है क्योंकि आप सच में नहीं जान सकते। यदि आप सच में अपने लिए पूरे मन से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप माइंड की शांति तक पहुंचने के लिए निश्चित हैं। यदि अन्य लोग वास्तव में समर्पित हैं और वास्तव में स्वयं को ट्रेन कर रहे हैं, तो वे अभी तक शांतिपूर्ण क्यों नहीं हैं? मामले का यही सच है। अंत में यदि वे शांतिपूर्ण नहीं हैं, तो यह दर्शाता है कि वे वास्तव में प्रैक्टिस के बारे में इतने गंभीर नहीं हो सकते हैं। समाधि में ट्रेनिंग पर विचार करते समय यह समझना महत्वपूर्ण है कि सील, समाधि और पन्या प्रत्येक आवश्यक जड़ें हैं जो संपूर्ण का समर्थन करती हैं। वे परस्पर सहायक हैं। प्रत्येक की अपनी अपरिहार्य भूमिका है। प्रत्येक मेडिटेशन विकसित करने में उपयोग किए जाने के लिए
एक आवश्यक उपकरण प्रदान करता है, लेकिन उनका उपयोग करने के कुशल तरीके खोजना प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर है। बहुत सारी विजडम वाला व्यक्ति आसानी से इंसाइट प्राप्त कर सकता है। कम विजडम वाला व्यक्ति कठिनाई से इंसाइट प्राप्त करता है। बिना किसी विजडम वाले व्यक्ति को कोई इंसाइट नहीं मिलेगी। दो अलग अलग लोग माइंड को विकसित करने के एक ही तरीके का पालन कर सकते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में धम्म में इंसाइट प्राप्त करते हैं? यह इस बात पर निर्भर करेगा कि प्रत्येक के पास कितनी विजडम है। यदि आप विभिन्न टीचर्स के साथ ऑब्जर्व और ट्रेन करने जाते हैं, तो आप जो देखते हैं उसे परिप्रेक्ष्य में रखने के लिए आपको विजडम का उपयोग करना चाहिए। यह अजान कैसे करते हैं? उस अजान की शैली कैसी है? आप उन्हें करीब से देखते हैं, लेकिन बात बस यहीं तक जाती है। यह सब केवल एक्सटर्नल लेवल पर देखना और आंकना है। यह केवल उनके व्यवहार और सतह पर चीजों को करने के तरीके को देखना है। यदि आप केवल इस लेवल पर चीजों का ऑब्जर्व करते हैं, तो आप कभी भी डाउट करना बंद नहीं करेंगे। वह टीचर इस तरह से क्यों करता है? यह टीचर दूसरे तरीके से क्यों करता है? उस मॉनेस्ट्री में टीचर बहुत सारे उपदेश देते हैं। इस मॉनेस्ट्री में टीचर इतने कम उपदेश क्यों देते हैं? उस दूसरी मॉनेस्ट्री में टीचर बिल्कुल भी कोई उपदेश नहीं देते हैं। ये बस पागलपन है जब माइंड अंतहीन रूप से फैलता है, सभी अलग अलग टीचर्स के बारे में तुलना और अनुमान लगाता है। अंत में आप बस खुद को एक गड़बड़ में लपेट लेते हैं। आपको अपना अटेंशन अंदर की ओर मोड़ना चाहिए और अपने लिए खेती करनी चाहिए। सही बात यह है कि अपनी खुद की ट्रेनिंग पर आंतरिक रूप से फोकस करें, क्योंकि इसी तरह सम्मा पटिपदा विकसित होती है। आप बस विभिन्न टीचर्स का ऑब्जर्व करते हैं और उनके उदाहरण से सीखते हैं, लेकिन फिर आपको इसे स्वयं करना होगा। यदि आप इस अधिक सटल लेवल पर कॉन्टेम्पलेट करते हैं, तो वह सारा डाउट बंद हो जाएगा। एक वरिष्ठ मंक थे जो चीजों के बारे में सोचने और विचार करने में बहुत समय नहीं बिताते थे। वह अतीत या भविष्य के विचारों को बहुत महत्व नहीं देते थे, क्योंकि वह अपने अटेंशन को माइंड से दूर नहीं जाने देते थे। वह ध्यान से देखते थे कि वर्तमान क्षण में उनकी अवेयरनेस में क्या उत्पन्न हो रहा था। माइंड के बदलते व्यवहार और विभिन्न रिएक्शंस का ऑब्जर्व करते हुए जैसे जैसे यह चीजों का एक्सपीरियंस करता था, वह इसमें से किसी को भी महत्व नहीं देते थे। खुद को टीचिंग दोहराते थे, यह अनिश्चित है, यह कोई श्योर बात नहीं है। यदि आप खुद को इस तरह से अनित्य देखने के लिए सिखा सकते हैं, तो धम्म में इंसाइट प्राप्त करने में अधिक समय नहीं लगेगा। वास्तव में आपको फैलते हुए माइंड के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। सच में यह केवल अपने स्वयं के बंद सर्किट के चारों ओर घूमता है। यह हलकों में घूमता है। इसी तरह आपका माइंड काम करता है। यह संसार वट है, जन्म और मृत्यु का अंतहीन साइकिल। यह माइंड को पूरी तरह से घेर लेता है। यदि आपने माइंड का पीछा करने की कोशिश की, क्योंकि यह चारों ओर घूमता है, तो क्या आप इसे पकड़ पाएंगे? यह इतनी तेजी से आगे बढ़ता है, क्या आप इसके साथ बने रहने में भी सक्षम होंगे? इसका पीछा करने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। आपको जो करने की आवश्यकता है, वह एक बिंदु पर स्थिर खड़ा होना है और माइंड को स्वयं सर्किट के चारों ओर घूमने देना है। कल्पना करें कि माइंड एक यांत्रिक गुड़िया था जो चारों ओर दौड़ने में सक्षम था। यदि यह तेज और तेज दौड़ने लगा, जब तक कि यह पूरी गति से नहीं दौड़ रहा था, तो आप इसके साथ बने रहने के लिए पर्याप्त तेज नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन वास्तव में आपको कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बस एक जगह स्थिर खड़े हो सकते हैं और गुड़िया को दौड़ने दे सकते हैं। यदि आप इसके पीछे भागे बिना सर्किट के बीच में स्थिर खड़े होते, तो आप हर बार जब वह आपके पास से दौड़ती और एक चक्कर पूरा करती, तो गुड़िया को देखने में सक्षम होते। वास्तव में यदि आपने इसके पीछे दौड़ने की कोशिश की, तो जितना अधिक आपने इसका पीछा करने और इसे पकड़ने की कोशिश की, उतना ही यह आपसे बचने में सक्षम होगा। जहां तक थुडोंग पर जाने का संबंध है, मैं इसे इनकरेज और डिस्करेज दोनों एक साथ करता हूं।
यदि प्रैक्टिस करने वाले के पास ट्रेनिंग के तरीके में पहले से ही कुछ विजडम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हालांकि एक मंक था जिसे मैं जानता था, जो जंगल में थुडोंग पर जाना आवश्यक नहीं समझता था। वह थुडोंग को कहीं भी यात्रा करने का विषय नहीं मानता था। इसके बारे में सोचने के बाद उन्होंने मोनास्ट्री में रहने और ट्रेन करने का फैसला किया। 3 धुटंग प्रैक्टिसेस को शुरू करने और कहीं भी जाए बिना उन्हें सख्ती से रखने की कसम खाई। उन्हें लगा कि अपने मंक के भिक्षा पात्र, वस्त्र और अन्य आवश्यक चीजों के भारी वजन को अपने कंधे पर लटकाकर लंबी दूरी तक चलकर खुद को थकाना आवश्यक नहीं है। उनका तरीका भी काफी वैलिड था, लेकिन यदि आपको सच में जंगलों और पहाड़ियों में थुड़ोंग पर भटकने की तीव्र इच्छा थी, तो आपको उनकी शैली बहुत संतोषजनक नहीं लगेगी। अंत में, यदि आपको चीजों के सच में क्लियर इंसाइट है, तो आपको टीचिंग का केवल एक शब्द सुनने की आवश्यकता है, और वह आपको गहरी और पेनिट्रेटिंग इंसाइट लाएगा। एक और उदाहरण जिसका मैं उल्लेख कर सकता हूं, वह युवा नोविस है जिससे मैं एक बार मिला था, जो पूरी तरह से अकेले कब्रिस्तान में रहने की प्रैक्टिस करना चाहता था। चूंकि वह अभी भी कमोबेश एक बच्चा था, मुश्किल से अपनी किशोरावस्था में था, मैं उसकी भलाई के लिए काफी चिंतित था और यह देखने के लिए उस पर नजर रखता था कि वह कैसा कर रहा है। सुबह वह गांव में भिक्षा मांगने जाता था और उसके बाद अपना भोजन श्मशान घाट वापस लाता था, जहां वह अकेले अपना भोजन करता था। उन गड्ढों से घिरा हुआ था जहां उन लोगों के शव दफन किए गए थे जिन्हें जलाया नहीं गया था। हर रात वह मृतकों के अवशेषों के बगल में बिल्कुल अकेला सोता था। मेरे आसपास लगभग 1 सप्ताह तक रहने के बाद मैं यह देखने गया कि वह कैसा है। बाहर से वह खुद के साथ सहज लग रहा था, इसलिए मैंने उससे पूछा, तो फिर आपको यहां रहने से डर नहीं लगता? नहीं, मुझे डर नहीं लगता, उसने उत्तर दिया। ऐसा कैसे कि आपको डर नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ डरने वाली कोई बड़ी बात है। माइंड को फैलने से रोकने के लिए बस इसी एक सरल विचार की आवश्यकता थी। उस नौवाइस को हर तरह की अलग अलग चीजों के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं थी, जो केवल मामले को कॉम्प्लिकेट करेंगी। वह तुरंत ठीक हो गया। उसका डर गायब हो गया। आपको इस तरह से मेडिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं कहता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, चाहे खड़े हों, चल रहे हों, आ रहे हों या जा रहे हों, यदि आप हार माने बिना माइंडफुलनेस बनाए रखते हैं, तो आपकी समाधि खराब नहीं होगी। इसमें गिरावट नहीं आएगी। यदि बहुत अधिक भोजन है तो आप कहते हैं कि यह दुख और केवल परेशानी है। यह सब हंगामा किस लिए है? यदि बहुत कुछ है तो बस थोड़ी मात्रा लें और बाकी सभी के लिए छोड़ दें। इस बात को लेकर अपने लिए इतनी परेशानी क्यों पैदा करें? ये शांतिपूर्ण नहीं है। क्या शांतिपूर्ण नहीं है? बस एक छोटा सा हिस्सा लें और बाकी दे दें। लेकिन यदि आप भोजन से अटैच हैं और इसे दूसरों को देने के बारे में बुरा फील करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको चीजें मुश्किल लगेंगी। यदि आप नखरेबाज हैं और इसका स्वाद लेना चाहते हैं और उसका स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन किसी और चीज का उतना नहीं, तो आप पाएंगे कि अंत में आपने इतना भोजन चुना है कि आपने कटोरे को उस हद तक भर दिया है जहां किसी का भी स्वाद बहुत स्वादिष्ट नहीं होता है। तो आप इस व्यू से अटैच हो जाते हैं कि बहुत सारा भोजन दिया जाना केवल ध्यान भटकाने वाला और बहुत सारी परेशानी है। इतना डिस्ट्रैक्टेड और परेशान क्यों हों? यह आप हैं जो खुद को भोजन से विचलित होने दे रहे हैं। क्या भोजन स्वयं कभी डिस्ट्रैक्टेड और परेशान होता है? यह हास्यास्पद है। आप बिना किसी बात के परेशान हो रहे हैं। जब बड़ी संख्या में लोग मॉनेस्ट्री आ रहे होते हैं, तो आप कहते हैं कि यह डिस्टर्बिंग है। डिस्टर्बेंस कहाँ है? वास्तव में डेली रूटीन और ट्रेनिंग के तरीकों का पालन करना काफी सरल है। आपको इसका बड़ा मुद्दा नहीं बनाना है। आप भिक्षा मांगने जाते हैं, वापस आते हैं और भोजन करते हैं। आप माइंडफुलनेस के साथ खुद को ट्रेन करते हुए कोई भी आवश्यक काम और कामकाज करते हैं और बस चीजों के साथ आगे बढ़ते हैं। आप यह श्योर करते हैं कि आप मोनास्टिक रूटीन के विभिन्न हिस्सों को याद नहीं करते हैं। जब आप शाम का चांटिंग करते हैं, तो क्या आपकी माइंडफुलनेस की खेती वास्तव में ढह जाती है?
यदि केवल सुबह और शाम का चांटिंग करने से आपका मेडिटेशन टूट जाता है, तो यह निश्चित रूप से दिखाता है कि आपने वास्तव में मेडिटेट करना सीखा ही नहीं है। डेली बैठकों में झुकना, भगवान बुद्ध, धम्म, संघ की प्रशंसा करना और वह सब कुछ जो आप करते हैं, वे बेहद होलसम एक्टिविटीज हैं। तो क्या वे वास्तव में आपकी समाधि के पतन का कारण बन सकते हैं? यदि आपको लगता है कि बैठकों में जाना ध्यान भटकाने वाला है, तो फिर से देखें। यह बैठकें नहीं हैं जो ध्यान भटकाने वाली और अनप्लेजेंट हैं, ये आप हैं। यदि आप अनस्किलफुल सोच को आपको विचलित करने देते हैं, तो सब कुछ ध्यान भटकाने वाला और अनप्लेजेंट हो जाता है। भले ही आप बैठकों में बाहर न जाएं, आप अंत में उतने ही डिस्ट्रैक्टेड और विचलित हो जाते हैं। आपको समझदारी से विचार करना और अपने माइंड को एक होलसम स्टेट में रखना सीखना होगा। हर कोई भ्रम और एजिटेशन की ऐसी स्टेट्स में फंस जाता है, खासकर वे जो ट्रेनिंग में नए हैं। वास्तव में जो होता है वह यह है कि आप अपने माइंड को बाहर जाने देते हैं और इन सभी चीजों में हस्तक्षेप करने देते हैं और खुद को विचलित करने देते हैं। जब आप एक मोनास्टिक समुदाय के साथ ट्रेन करने आते हैं, तो अपने लिए केवल वहीं रहने और प्रैक्टिस करते रहने का निश्चय करें। अन्य लोग सही तरीके से या गलत तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं, ये उनका काम है। ट्रेनिंग में एफर्ट लगाते रहें, मोनास्टिक दिशा निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे की किसी भी उपयोगी सलाह के साथ मदद करें जो आप दे सकते हैं। जो कोई भी यहाँ ट्रेनिंग करके खुश नहीं है, वह कहीं और जाने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप रहना चाहते हैं, तो आगे बढ़ें और प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ें। समुदाय पर इसका बेहद फायदेमंद प्रभाव पड़ता है। यदि समूह में से कोई ऐसा हो जो सेल्फ कंटेन्ड हो और खुद को मजबूती से ट्रेन कर रहा हो, आसपास के अन्य मंक्स ध्यान देना शुरू करेंगे और उस मंक के व्यवहार के अच्छे पहलुओं से उदाहरण लेंगे। वे उसका ऑब्जर्व करेंगे और खुद से पूछेंगे कि वह माइंडफुलनेस में खुद को ट्रेन करते समय सहजता और शांति की सेंस बनाए रखने का प्रबंधन कैसे करता है। उस मंक द्वारा प्रदान किया गया अच्छा उदाहरण उन सबसे फायदेमंद चीजों में से एक है जो वह अपने साथी प्राणियों के लिए कर सकता है। यदि आप एक मोनास्टिक समुदाय के जूनियर सदस्य हैं, डेली रूटीन के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं और चीजों को करने के तरीके के बारे में नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आपको वरिष्ठ मंक्स के नेतृत्व का पालन करना होगा और रूटीन में एफर्ट लगाते रहना होगा। जो भी एक्टिविटी हो आप उसे करें और जब समाप्त करने का समय हो तो आप रुक जाएं। आप वे बातें कहते हैं जो उचित और उपयोगी हैं और खुद को उस स्पीच से बचने के लिए ट्रेन करते हैं जो अनुचित और हानिकारक है। उस तरह की स्पीच को फिसलने न दें। भोजन के समय बहुत सारा भोजन लेने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ चीजें लें और बाकी छोड़ दें। जब आप देखते हैं कि बहुत सारा भोजन है, तो इंडल्ज होने की प्रवृत्ति होती है और इसका थोड़ा सा चुनना और उसका थोड़ा सा प्रयास करना शुरू कर देते हैं और इस तरह आप अंत में वह सब कुछ खा लेते हैं जो दिया गया है। जब आप यह निमंत्रण सुनते हैं, कृपया इसमें से कुछ लें, अजान, कृपया उसमें से कुछ लें, आदरणीय। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो यह केवल माइंड को विचलित करेगा। करने वाली बात छोड़ना है। इसमें क्यों शामिल हों? आपको लगता है कि यह भोजन है जो आपको विचलित कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम की असली जड़ यह है कि आप माइंड को बाहर जाने देते हैं और भोजन में दखल देते हैं। यदि आप इस पर विचार कर सकते हैं और इसे देख सकते हैं, तो यह जीवन को बहुत आसान बना देगा। प्रॉब्लम यह है कि आपके पास पर्याप्त विजडम नहीं है। यह देखने के लिए आपके पास पर्याप्त इंसाइट नहीं है कि कारण और प्रभाव की प्रोसेस कैसे काम करती है। वास्तव में अतीत में सड़क पर रहते हुए जब यह आवश्यक हुआ है, तो मैं गांव या शहर के मठों में से किसी एक में रहने के लिए भी तैयार रहा हूं। अपनी यात्रा के दौरान जब आप अकेले होते हैं और आपको विभिन्न मोनास्टिक समुदायों से गुजरना पड़ता है, जिनके ट्रेनिंग और अनुशासन के अलग-अलग स्टैंडर्ड होते हैं, तो अपने आप को यह श्लोक दोहराएं, शुद्धि अशुद्धि पच्छत्तम। किसी के पुण्य की शुद्धता या अशुद्धता कुछ ऐसा है जिसे कोई अपने लिए जानता है।
एक सुरक्षा और विचार के लिए एक दिशा निर्देश दोनों के रूप में। आपको इस तरह से अपनी स्वयं की ईमानदारी पर निर्भर रहना पड़ सकता है। जब आप किसी ऐसे क्षेत्र से गुजर रहे हों जहां आप पहले नहीं गए हैं, तो आपको रात बिताने के लिए जगह का चुनाव करना पड़ सकता है। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि मंक्स और ननों को शांतिपूर्ण जगहों पर रहना चाहिए। इसलिए जो उपलब्ध है उसके आधार पर आपको रहने और मेडिटेट करने के लिए एक ऐसी जगह खोजने की कोशिश करनी चाहिए जो शांतिपूर्ण हो। यदि आप वास्तव में शांत जगह नहीं ढूंढ सकते हैं, तो आप दूसरे सबसे अच्छे विकल्प के रूप में कम से कम ऐसी जगह ढूंढ सकते हैं जहां आप आंतरिक रूप से शांति से रह सकें। इसीलिए यदि किसी कारण से किसी निश्चित जगह पर रहना आवश्यक है, तो आपको सीखना चाहिए कि वहां शांति से कैसे रहा जाए, तन्हा को माइंड पर हावी न होने दें। यदि आप तब उस मॉनेस्ट्री या जंगल को छोड़ने का फैसला करते हैं, तो तृष्णा के कारण न छोड़ें। इसी तरह यदि आप कहीं रह रहे हैं, तो तृष्णा के कारण वहां न रहें। समझें कि आपकी सोच और कार्यों को क्या मोटिवेट कर रहा है। यह सच है कि भगवान बुद्ध ने मठवासियों को एक ऐसी जीवन शैली जीने और रहने की कंडीशंस खोजने की सलाह दी जो शांति के लिए अनुकूल हों और मेडिटेशन के लिए उपयुक्त हों। आप उन अवसरों पर कैसे सामना करेंगे जब आपको शांतिपूर्ण जगह नहीं मिल सकती है? अंत में यह पूरी बात आपको पागल कर सकती है। आगे आप कहाँ जाएंगे? वहीं रहें जहां आप हैं। डटे रहें और शांति से जीना सीखें। खुद को तब तक ट्रेन करें जब तक कि आप उस जगह पर रहने और मेडिटेट करने में सक्षम न हो जाएं जहां आप हैं। भगवान बुद्ध ने सिखाया कि आपको कंडीशंस के अनुसार उचित समय और जगह को जानना और समझना चाहिए। उन्होंने मंक्स और ननों को बिना किसी वास्तविक उद्देश्य के हर जगह घूमने के लिए इंकरेज नहीं किया। निश्चित रूप से उन्होंने रिकमेंडेशन की कि हम एक उपयुक्त शांत जगह खोजें, लेकिन यदि ऐसा संभव नहीं है, तो कुछ सप्ताह या कुछ महीने ऐसी जगह पर बिताना आवश्यक हो सकता है जो इतनी शांत या उपयुक्त न हो। तब आप क्या करेंगे? आप शायद इसके झटके से ही मर जाएंगे। इसलिए अपने स्वयं के माइंड को जानना और अपने इरादों को जानना सीखें। अंत में एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा करना बस इतना ही है। जब आप कहीं और चले जाते हैं, तो आपको वही अधिक मिलता है जिसे आपने पीछे छोड़ दिया था, और आप हमेशा संदेह करते रहते हैं कि अगली जगह पर क्या हो सकता है। फिर इससे पहले कि आप इसे जानें, आप खुद को मलेरिया या किसी अन्य अनप्लेजेंट बीमारी से पीड़ित पा सकते हैं, और आपको अपना इलाज करने, दवाएं और इंजेक्शन देने के लिए एक डॉक्टर खोजना होगा। कुछ ही समय में आपका माइंड पहले से कहीं अधिक व्याकुल और डिस्ट्रैक्टेड हो जाएगा। वास्तव में सफल मेडिटेशन का रहस्य चीजों को देखने के अपने तरीके को धम्म के अनुरूप लाना है। महत्वपूर्ण बात माइंड में सम्मादिट्ठि को स्थापित करना है। ये इससे अधिक कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, लेकिन आपको जांच करने और अपने लिए सही रास्ता खोजने के लिए लगातार एफर्ट लगाते रहना होगा। नेचुरली इसमें कुछ कठिनाई शामिल है, क्योंकि आप में अभी भी विजडम और समझ की परिपक्वता का अभाव है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप क्या करेंगे? थोड़ों को आजमाने की कोशिश करें और देखें कि क्या होता है। आप फिर से इधर उधर भटकने से ऊब सकते हैं। यह कभी भी कोई श्योर बात नहीं है। या शायद आप सोच रहे हैं कि यदि आप सच में मेडिटेशन में लग जाते हैं, तो आप थोड़ोंग पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि पूरा विचार अनइंटरेस्टिंग लगेगा। लेकिन वह परसेप्शन अनिश्चित है। आप थोड़ोंग पर जाने के विचार से पूरी तरह से बोर फील कर सकते हैं, लेकिन यह हमेशा बदल सकता है और आपको फिर से इधर उधर जाने की चाहत होने में अधिक समय नहीं लग सकता है। या आप अनिश्चित काल तक थोड़ोंग पर रह सकते हैं और बिना किसी समय सीमा या माइंड में किसी निश्चित डेस्टिनेशन के एक जगह से दूसरी जगह भटकना जारी रख सकते हैं। फिर से यह अनिश्चित है। जब आप मेडिटेट करते हैं, तो आपको इसी पर विचार करना होगा। अपनी चाहत के बहाव के खिलाफ जाएं। आप इस व्यू से अटैच हो सकते हैं कि आप निश्चित रूप से थोड़ोंग पर जाएंगे, या आप इस व्यू से अटैच हो सकते हैं कि आप निश्चित रूप से मॉनेस्ट्री में रहेंगे। लेकिन दोनों ही तरह से आप डिल्यूजन में फंस रहे हैं। आप गलत तरीके से तय व्यूज से अटैच हो रहे हैं।
जाएं और स्वयं इसकी जांच करें। मैंने पहले ही अपने स्वयं के एक्सपीरियंस से इस पर कॉन्टेम्पलेट किया है और मैं इसे जितना सरल और सीधे तौर पर हो सकता है बता रहा हूं। इसलिए मैं जो कह रहा हूं उसे सुने और फिर स्वयं ऑब्जर्व और कॉन्टेम्पलेट करें। चीजें वास्तव में इसी तरह हैं। अंत में आप स्वयं इस पूरे मामले का सच देख पाएंगे। फिर एक बार जब आपको सच में इंसाइट मिल जाती है, तो आप जो भी निर्णय लेंगे वह राइट व्यू के साथ होगा और धम्म के अनुसार होगा। आप जो भी करने का निर्णय लें, चाहे थुड़ोंग पर जाना हो या मॉनेस्ट्री में रहना हो, आपको पहले समझदारी से विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको जंगल में भटकने जाने या मेडिटेट करने के लिए शांत जगह खोजने से मना किया गया है। यदि आप सच में चलने जाते हैं, तो वास्तव में इसे करें और तब तक चलें जब तक आप थक न जाएं और गिरने के लिए तैयार न हो जाएं। अपनी शारीरिक और मेंटल सहन शक्ति की सीमाओं तक खुद को परखें। पुराने दिनों में जैसे ही मैं पहाड़ों को देखता था, मैं उत्साहित फील करता था और निकल पड़ने के लिए इंस्पायर होता था। आजकल जब मैं उन्हें देखता हूं, तो केवल उन्हें देखते ही शरीर कराहने लगता है और मैं बस मुड़ना और मॉनेस्ट्री वापस जाना चाहता हूं। अब उस सब के लिए बहुत उत्साह नहीं है। पहले मैं पहाड़ों पर रहने में सच में खुश होता था। मैंने तो यहां तक सोचा था कि मैं अपना पूरा जीवन वहीं रहकर बिताऊंगा। भगवान बुद्ध ने वर्तमान क्षण में जो उत्पन्न हो रहा है, उसके प्रति माइंडफुल होना सिखाया। वर्तमान क्षण में चीजों के होने के तरीके का सच जानें। ये वे टीचिंग्स हैं जो उन्होंने आपके लिए छोड़ी हैं और वे सही हैं, लेकिन आपके स्वयं के विचार और व्यूज अभी भी धम्म के अनुरूप सही नहीं हैं और यही कारण है कि आप दुख सहते रहते हैं। इसलिए यदि यह करने के लिए सही बात लगती है, तो थुडोंग को आजमाएं। देखें कि एक जगह से दूसरी जगह जाना कैसा लगता है और यह आपके माइंड को कैसे प्रभावित करता है। मैं आपको थुडोंग पर जाने से मना नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको अनुमति भी नहीं देना चाहता। क्या आप मेरा मतलब समझते हैं? मैं न तो आपको रोकना चाहता हूं, न ही आपको जाने देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस साझा करूंगा। यदि आप थुडोंग पर जाते हैं, तो अपने मेडिटेशन को लाभ पहुंचाने के लिए समय का उपयोग करें। बस एक पर्यटक की तरह ना जाएं, जो इधर उधर घूमने का मजा ले रहा हो। इन दिनों ऐसा लगता है कि अधिक से अधिक मंक्स और नन अपने स्वयं के आध्यात्मिक ट्रेनिंग को सच में लाभ पहुंचाने के बजाय थोड़े कामुक आनंद और रोमांच में इंडल्ज होने के लिए थुडोंग पर जाते हैं। यदि आप जाते हैं, तो डिफाइलमेंट्स को दूर करने के लिए धुतंग प्रैक्टिसेस का उपयोग करने का सच में एक ईमानदार एफर्ट करें। भले ही आप मॉनेस्ट्री में रहें, आप इन धुतंग प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं। इन दिनों जिसे वे थुडोंग कहते हैं, वह 13 धुतंग प्रैक्टिसेस के साथ ट्रेनिंग की तुलना में उत्साह और उत्तेजना की तलाश का समय अधिक होता है। यदि आप इस तरह से जाते हैं, तो आप केवल खुद से झूठ बोल रहे हैं जब आप इसे थुडोंग कहते हैं। यह एक काल्पनिक थुडोंग है। थुडोंग वास्तव में कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके मेडिटेशन का समर्थन करता है और उसे बढ़ाता है। जब आप जाते हैं, तो आपको वास्तव में इसे करना चाहिए। थुडोंग पर जाने का सच्चा उद्देश्य और अर्थ क्या है, इस पर कॉन्टेम्पलेट करें। यदि आप जाते हैं, तो मैं आपको एक्सपीरियंस का उपयोग सीखने और अपने मेडिटेशन को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में करने के लिए इनकरेज करता हूं, न कि केवल समय बर्बाद करने के लिए। यदि मंक्स अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, तो मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। लेकिन यदि कोई ईमानदार है और प्रैक्टिस में गंभीरता से इंटरेस्टेड है, तो मैं उन्हें नहीं रोकूंगा। जब आप जाने की प्लानिंग बना रहे हों, तो खुद से ये सवाल पूछना और पहले उन पर विचार करना उचित है। पहाड़ों में रहना एक उपयोगी एक्सपीरियंस हो सकता है। मैं खुद ऐसा किया करता था। उन दिनों मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था, क्योंकि जिन घरों में मैं भिक्षा मांगने जाता था, वे बहुत दूर थे। मुझे पूरे पहाड़ पर चढ़ना और उतरना पड़ सकता था और कभी-कभी पैदल चलना इतना लंबा और कठिन होता था कि मैं दोपहर से पहले अपने शिविर में भोजन करने के लिए समय पर वहां पहुंचने
और वापस आने में सक्षम नहीं होता। यदि आप इसकी तुलना इन दिनों की चीजों से करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि शायद वास्तव में इतनी दूर जाना और खुद को इतनी कठिनाई में डालना आवश्यक नहीं है। वास्तव में यहाँ मोनास्ट्री के पास के गांवों में से किसी एक में भिक्षा मांगने जाना, भोजन करने के लिए लौटना और औपचारिक प्रैक्टिस में एफर्ट लगाने के लिए रिजर्व में बहुत सारी एनर्जी छोड़ना अधिक फायदेमंद हो सकता है। वह तब है जब आप ईमानदारी से खुद को ट्रेन कर रहे हैं। लेकिन यदि आप बस आराम करना चाहते हैं और भोजन के बाद सीधे अपनी कुटिया में सोने के लिए जाना पसंद करते हैं, तो यह सही तरीका नहीं है। उन दिनों जब मैं थुडोंग पर था, मुझे भोर होते ही अपना शिविर छोड़ना पड़ सकता था और पहाड़ों को पार करने में ही अपनी बहुत सारी एनर्जी खर्च करनी पड़ सकती थी। तब भी मैं समय के लिए इतना दबा हो सकता था कि मुझे वापस आने से पहले जंगल के बीच में कहीं अपना भोजन करना पड़ता। अब इस पर विचार करते हुए मुझे आश्चर्य होता है कि क्या खुद को उस सारी परेशानी में डालना उचित है। प्रैक्टिस करने के लिए एक ऐसी जगह खोजना बेहतर हो सकता है जहां स्थानीय गांव तक भिक्षा का रास्ता बहुत लंबा या मुश्किल ना हो, जिससे आप औपचारिक मेडिटेशन के लिए अपनी एनर्जी बचा सकें। जब तक आप साफ सफाई कर लेते हैं और मेडिटेट करना जारी रखने के लिए तैयार अपनी कुटिया में वापस आ जाते हैं, पहाड़ों में वह मंक अभी भी जंगल में फंसा होगा और उसने अपना भोजन खाना शुरू भी नहीं किया होगा। प्रैक्टिस के सबसे अच्छे तरीके पर व्यूज अलग हो सकते हैं। कभी कभी आपको दुख में इंसाइट प्राप्त करने और यह जानने से पहले कि यह क्या है, वास्तव में कुछ दुख का एक्सपीरियंस करना पड़ता है। थुडोंग के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन मैं न तो मोनेस्ट्री में रहने वालों की आलोचना करता हूं और न ही थुडोंग पर जाने वालों की, यदि उनका उद्देश्य खुद को ट्रेन करने में प्रगति करना है। मैं मंक्स की प्रशंसा सिर्फ इसीलिए नहीं करता क्योंकि वे मोनेस्ट्री में रहते हैं, और न ही मैं मंक्स की प्रशंसा केवल इसलिए करता हूं क्योंकि वे थुडोंग पर जाते हैं। जो वास्तव में प्रशंसा के पात्र हैं, वे हैं जिनके पास राइट व्यू है। यदि आप मॉनेस्ट्री में रहते हैं, तो यह माइंड को विकसित करने के लिए होना चाहिए। यदि आप जाते हैं, तो यह माइंड को विकसित करने के लिए होना चाहिए। मेडिटेशन और ट्रेनिंग तब गलत हो जाती है जब आप उन दोस्तों के समूह के साथ जाते हैं जिनसे आप अटैच हैं, जो केवल एक साथ अच्छा समय बिताने और मूर्खतापूर्ण कार्यों में शामिल होने में इंटरेस्टेड हैं। ट्रेनिंग के तरीके के बारे में आपका क्या कहना है? मैं जो कह रहा हूं उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो आप क्या सोचते हैं कि आप भविष्य में क्या करने का निर्णय लेंगे? आदरणीय एस, मैं अलग अलग स्वभावों के लिए अलग अलग मेडिटेशन ऑब्जेक्ट्स की उपयुक्तता के बारे में कुछ टीचिंग मांगना चाहूंगा। काफी समय से मैंने बुद्धो मेडिटेशन शब्द के उच्चारण के साथ सांस पर अटेंशन फोकस करके माइंड को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी बहुत शांतिपूर्ण नहीं हुआ हूं। मैंने मृत्यु पर कॉन्टेम्पलेट करने की कोशिश की है, लेकिन इससे माइंड को शांत करने में मदद नहीं मिली है। 5 एग्रीगेट्स खंड पर विचार करना भी काम नहीं आया है, इसलिए अंततः मैंने अपनी सारी विजडम समाप्त कर ली है। अजानचा, बस छोड़ दें। यदि आपने अपनी सारी विजडम समाप्त कर ली है, तो आपको छोड़ देना चाहिए। आदरणीय एस, जैसे ही मैं बैठकर मेडिटेशन करते समय थोड़ी सी शांति का एक्सपीरियंस करना शुरू करता हूं, बहुत सारी यादें और विचार तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं और माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। अजानचा, यही तो बात है। यह अनिश्चित है। खुद को सिखाएं कि यह निश्चित नहीं है। जब आप मेडिटेट करते हैं, तो अनित्य पर इस विचार को बनाए रखें। हर एक सेंस ऑब्जेक्ट और मेंटल स्टेट जिसका आप एक्सपीरियंस करते हैं, वह बिना किसी अपवाद के अनित्य है। इस विचार को माइंड में लगातार प्रेजेंट रखें। मेडिटेशन के दौरान विचार करें कि भटका हुआ माइंड अनिश्चित है। जब माइंड समाधि के साथ शांत हो जाता है, तो यह भी बिल्कुल वैसे ही अनिश्चित है। अनित्य पर विचार वह चीज है जिसे आपको सच में पकड़ कर रखना चाहिए। आपको किसी और चीज को बहुत अधिक महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। माइंड में उत्पन्न होने वाली चीजों में शामिल न हों। छोड़ दें।
भले ही आप शांतिपूर्ण हों, आपको इसके बारे में बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। इसे बहुत गंभीरता से न लें। यदि आप शांतिपूर्ण नहीं हैं, तो भी इसे बहुत गंभीरता से न लें। विज्ञानम अनिच्छम, क्या आपने कभी इसे कहीं पढ़ा है? इसका अर्थ है सेंस कॉन्शियसनेस अनित्य है। क्या आपने इसे पहले कभी सुना है? इस सच के संबंध में आपको खुद को कैसे ट्रेन करना चाहिए? जब आप पाते हैं कि शांतिपूर्ण और अशांत दोनों माइंड स्टेट्स ट्रांजिएंट हैं, तो आपको कैसे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए? महत्वपूर्ण बात यह है कि चीजों के होने के तरीके की अवेयरनेस को बनाए रखना है। दूसरे शब्दों में, जाने कि शांत माइंड और भटका हुआ माइंड दोनों अनिश्चित हैं। एक बार जब आप यह जान लेते हैं, तो आप चीजों को कैसे देखेंगे? एक बार जब यह समझ माइंड में इम्प्लांटेड हो जाती है, तो जब भी आप शांतिपूर्ण स्टेट्स का एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप जानते हैं कि वे ट्रांजिएंट हैं। और जब आप अशांत स्टेट्स का एक्सपीरियंस करते हैं, तो आप जानते हैं कि वे भी ट्रांजिएंट हैं। क्या आप जानते हैं कि इस प्रकार की अवेयरनेस और इंसाइट के साथ मेडिटेट कैसे करना है? आदरणीय एस, मुझे नहीं पता। अजान चाह, अनित्य की जांच करें। वे शांत मेंटल स्टेट्स वास्तव में कितने दिनों तक रह सकती हैं? भटके हुए माइंड के साथ बैठकर मेडिटेशन करना अनिश्चित है। जब मेडिटेशन अच्छे रिजल्ट्स लाता है और माइंड शांति की स्टेट में प्रवेश करता है, तो वह भी अनिश्चित है। यह वह जगह है जहां इंसाइट आती है। आपके लिए अटैच होने के लिए क्या बचा है? माइंड में क्या हो रहा है, इस पर नजर रखें। जैसे जैसे आप जांच करते हैं, सवाल करते रहें और कुरेदते रहें। अनित्य के नेचर में और गहराई तक जांच करते रहें। अपनी माइंडफुलनेस को ठीक इसी बिंदु पर बनाए रखें। आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही समय में माइंड बिल्कुल वैसे ही शांत हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। बुद्धो मेडिटेशन शब्द के साथ प्रैक्टिस करने से माइंड शांत नहीं होता है, या सांस लेने की माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करने से माइंड शांत नहीं होता है। इसका कारण यह है कि आप भटके हुए माइंड से अटैच हो रहे हैं। जब बुद्धों का रिसिटेशन करते हैं या सांस पर कॉन्सेंट्रेटिंग करते हैं और माइंड अभी भी शांत नहीं हुआ है, तो अनिश्चितता पर विचार करें और माइंड की स्टेट में बहुत अधिक शामिल न हों कि यह शांतिपूर्ण है या नहीं। भले ही आप शांति की स्टेट में प्रवेश करते हैं, इसमें बहुत अधिक शामिल ना हों, क्योंकि यह आपको डिल्यूट कर सकता है और उस स्टेट को बहुत अधिक अर्थ और महत्व अटैच करने का कारण बन सकता है। डिल्यूटेड माइंड से निपटते समय आपको कुछ विजडम का उपयोग करना होगा। जब यह शांत होता है, तो आप बस इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और इसे एक संकेत के रूप में लेते हैं कि मेडिटेशन सही दिशा में जा रहा है। यदि माइंड शांत नहीं है, तो आप बस इस रियलिटी को स्वीकार करते हैं कि माइंड कंफ्यूज्ड और भटका हुआ है। लेकिन सच को स्वीकार करने से, इनकार करने और इसके खिलाफ संघर्ष करने की कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जब माइंड शांतिपूर्ण होता है, तो आप अवेयर हो सकते हैं कि यह शांतिपूर्ण है, लेकिन खुद को याद दिलाएं कि कोई भी शांतिपूर्ण स्टेट अनिश्चित है। जब माइंड भटका हुआ होता है, तो आप शांति की कमी का ऑब्जर्व करते हैं और जानते हैं कि यह बस इतना ही है। माइंड की भटकी हुई स्टेट भी शांतिपूर्ण स्टेट के समान ही बदलने की प्रवृत्ति रखती है। यदि आपने इस प्रकार की इंसाइट को एस्टैब्लिश कर लिया है, तो जैसे ही आप इसका सामना करना और इसकी जांच करना शुरू करते हैं, स्वयं की सेंस से अटैचमेंट ढह जाता है। जब माइंड अशांत होता है, जिस क्षण आप उस स्टेट की अनिश्चितता पर विचार करना शुरू करते हैं, अटैचमेंट से फूलकर बड़ी हुई स्वयं की सेंस सिकुड़ने लगती है। यह एक इन्फ्लेटेबल नाव की तरह एक तरफ झुक जाती है जो पंचर हो गई है। जैसे ही नाव से हवा बाहर निकलती है, यह पलटने लगती है और इसी तरह स्वयं की सेंस ढह जाती है। इसे स्वयं आजमाएं। परेशानी यह है कि आमतौर पर आप अपनी डिल्यूडेड सोच को पर्याप्त तेजी से पकड़ने में विफल रहते हैं। जैसे ही यह उत्पन्न होता है, स्वयं की सेंस तुरंत मेंटल अशांति के चारों ओर बन जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसके बदलते नेचर पर विचार करते हैं, अटैचमेंट ढह जाता है। इसे स्वयं देखने की कोशिश करें, सवाल करते रहें
और अटैचमेंट के नेचर में गहराई से जांच करते रहें। आमतौर पर आप रुकने और माइंड में अशांति पर सवाल उठाने में विफल रहते हैं, लेकिन आपको धैर्य रखना चाहिए और अपने रास्ते को फील करना चाहिए। अशांत फैलाव को अपना काम करने दें और फिर धीरे धीरे अपने रास्ते को फील करना जारी रखें। आपको इसकी जांच न करने की अधिक आदत है, इसलिए आपको इस पर अटेंशन फोकस करने के लिए दृढ़ संकल्पित होना चाहिए, फर्म रहना चाहिए और इसे माइंड में रहने के लिए कोई स्पेस नहीं देना चाहिए। लेकिन जब मैं उपदेश देता हूं, तो आप आमतौर पर निराशा में शिकायत करते हुए फट पड़ते हैं। ये बूढ़ा अजान केवल अनित्य और चीजों के बदलते नेचर के बारे में बात करता है। पहले ही क्षण से आप इसे सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते और बस कहीं और भाग जाना चाहते हैं। लुआंग पोर के पास केवल एक टीचिंग है कि सब कुछ अनिश्चित है। यदि आप सच में इस टीचिंग से तंग आ चुके हैं, तो आपको जाना चाहिए और अपने मेडिटेशन को तब तक आगे बढ़ाना चाहिए जब तक कि आप अपने माइंड में कुछ वास्तविक कॉन्फिडेंस और निश्चितता लाने के लिए पर्याप्त इंसाइट विकसित न कर लें। आगे बढ़ें और इसे आजमाएं। कुछ ही समय में आप शायद फिर से यहाँ वापस आ जाएंगे। इसलिए इन टीचिंग्स को याद करने और उन्हें अपने दिल में संजोने की कोशिश करें। फिर आगे बढ़ें और थुड़ोंग पर भटकने की कोशिश करें। यदि आप मेरे द्वारा समझाए गए तरीके से सच को समझने और देखने में नहीं आते हैं, तो आपको बहुत कम शांति मिलेगी। आप जहां भी हों, आप अपने भीतर सहज नहीं होंगे। आप कहीं भी ऐसा नहीं खोज पाएंगे जहां आप वास्तव में बिल्कुल भी मेडिटेट कर सकें। मैं सहमत हूं कि समाधि विकसित करने के लिए बहुत सारा औपचारिक मेडिटेशन करना अच्छी बात है। क्या आप चेतो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति शब्दों से परिचित हैं? क्या आप उनका अर्थ समझते हैं? विमुक्ति का अर्थ है मेंटल आसव से मुक्ति। दो तरीके हैं जिनसे माइंड मुक्ति प्राप्त कर सकता है। चेतो विमुक्ति उस मुक्ति को रिफर करता है जो समाधि के विकसित होने और उसके सबसे शक्तिशाली और रिफाइंड लेवल तक पूर्ण होने के बाद आती है। अभ्यासी पहले समाधि की शक्ति के माध्यम से डिफाइलमेंट्स को पूरी तरह से दबाने की क्षमता विकसित करता है और फिर अंततः मुक्ति प्राप्त करने के लिए इंसाइट के विकास की ओर मुड़ता है। पඤ्ञा विमुक्ति का अर्थ है उन बहावों से मुक्ति जहां अभ्यासी समाधि को उस लेवल तक विकसित करता है जहां माइंड पूरी तरह से एकाग्र और इंसाइट का समर्थन और उसे बनाए रखने के लिए पर्याप्त फर्म होता है, जो तब डिफाइलमेंट्स को काटने में आगे बढ़ता है। ये दो प्रकार की मुक्ति विभिन्न प्रकार के पेड़ों के तुलनीय हैं। पेड़ों की कुछ प्रजातियां बार बार पानी देने से बढ़ती और पनपती हैं, लेकिन अन्य मर सकती हैं यदि आप उन्हें बहुत अधिक पानी देते हैं। उन पेड़ों के साथ आपको केवल उन्हें थोड़ी मात्रा में पानी देने की आवश्यकता है, बस उन्हें जीवित रखने के लिए पर्याप्त है। चीड़ की कुछ प्रजातियां वैसी ही होती हैं। यदि आप उन्हें बहुत अधिक पानी देते हैं, तो वे बस मर जाते हैं। आपको केवल उन्हें कभी कभार थोड़ा पानी देने की आवश्यकता होती है। अजीब है ना? इस चीड़ के पेड़ को देखें। यह इतना सूखा और प्यासा लगता है कि आपको आश्चर्य होता है कि यह कैसे बढ़ने का प्रबंधन करता है। इसके बारे में सोचें। इसे जीवित रहने और उन बड़ी हरी भरी शाखाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक पानी कहां से मिलता है? अन्य प्रकार के पेड़ों को समान आकार में बढ़ने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होगी। फिर वे प्रकार के पौधे होते हैं जिन्हें वे गमलों में रखते हैं और मध्य हवा में लटकती जड़ों के साथ अलग अलग जगहों पर लटका देते हैं। आपको लगेगा कि वे बस मर जाएंगे, लेकिन बहुत जल्दी पत्तियां बिना किसी पानी के लंबी और लंबी हो जाती हैं। यदि वे केवल साधारण प्रकार के पौधे होते जो जमीन पर उगते हैं, तो वे शायद सूख जाते। मुक्ति के इन दो प्रकारों के साथ भी ऐसा ही है। क्या आप इसे देखते हैं? यह बस ऐसा है कि वे नेचुरली इस तरह से भिन्न होते हैं। विमुक्ति का अर्थ है मुक्ति। चेतो विमुक्ति वह मुक्ति है जो उस माइंड की शक्ति से आती है जिसे अधिकतम लेवल तक समाधि में ट्रेन किया गया है। यह उन पेड़ों की तरह है जिन्हें पनपने के लिए बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है। अन्य प्रकार के पेड़ों को केवल थोड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है।
बहुत अधिक पानी के साथ वे बस मर जाते हैं। केवल थोड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता के साथ बढ़ना और फलना फूलना उनका नेचर है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सिखाया कि डिफाइलमेंट से दो तरह की मुक्ति है, चेतो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति। मुक्ति प्राप्त करने के लिए विजडम और समाधि की शक्ति दोनों की आवश्यकता होती है। क्या समाधि और विजडम में कोई अंतर है? आदरणीय एस, नहीं, अजान चाह। वे उन्हें अलग अलग नाम क्यों देते हैं? चेतो विमुक्ति और पඤ्ञा विमुक्ति के बीच यह विभाजन क्यों है? आदरणीय एस, यह केवल एक मौखिक भेद है। आजान चाह, यह सही है। क्या आप इसे देखते हैं? यदि आप इसे नहीं देखते हैं तो आप बहुत आसानी से नाम देने और ऐसे भेद करने में लग सकते हैं, और यहां तक कि इतने बहक सकते हैं कि आप रियलिटी पर अपनी पकड़ खोना शुरू कर देते हैं। वास्तव में मुक्ति के इन दो प्रकारों में से प्रत्येक का थोड़ा अलग जोर है। यह कहना सही नहीं होगा कि वे बिल्कुल एक जैसे थे, लेकिन वे दो अलग अलग चीजें भी नहीं हैं। क्या मैं सही हूं यदि मैं इस तरह से उत्तर दूं? मैं कहूंगा कि ये दोनों चीजें न तो बिल्कुल एक जैसी हैं और न ही अलग हैं। मैं इस तरह से सवाल का जवाब देता हूं। आपको मेरी बातों को अपने साथ ले जाना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। माइंडफुलनेस की गति और प्रवाह के बारे में बात करने से मुझे उस समय की याद आती है जब मैं अकेला भटक रहा था और अपनी यात्रा के दौरान एक पुरानी छोड़ी हुई मॉनेस्ट्री में आ गया था। अपना छाता और मच्छरदानी स्थापित कर वहां शिविर लगाया और कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस की। मॉनेस्ट्री के मैदान में कई फलों के पेड़ थे, जिनकी शाखाएं पके फलों से लदी थीं। मैं सच में कुछ खाना चाहता था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे डर था कि पेड़ मॉनेस्ट्री की संपत्ति थे और मुझे कोई भी लेने की अनुमति नहीं मिली थी। बाद में एक ग्रामीण एक टोकरी लेकर आया और मुझे वहां रहते हुए देखकर मुझसे फल तोड़ने की अनुमति मांगी। शायद उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं पेड़ों का मालिक हूं। इस पर विचार करते हुए मैंने देखा कि मुझे फल लेने की अनुमति देने का कोई रियल अधिकार नहीं था, लेकिन यदि मैंने उन्हें मना किया तो वे मुझे मॉनेस्ट्री के फलों के पेड़ों के साथ अधिकार जताने वाले और कंजूस होने के रूप में क्रिटिसाइज करेंगे। दोनों तरह से कुछ हानिकारक परिणाम होंगे। इसलिए मैंने आम आदमी को उत्तर दिया, भले ही मैं इस मॉनेस्ट्री में रह रहा हूं, मैं पेड़ों का मालिक नहीं हूं। मैं समझता हूं कि आप कुछ फल चाहते हैं। मैं आपको कोई भी फल लेने से मना नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको अनुमति भी नहीं दूंगा। तो यह आप पर निर्भर है। बस इतना ही आवश्यक था। उन्होंने कोई फल नहीं लिया। इस तरह बोलना वास्तव में काफी उपयोगी था। मैंने उन्हें मना नहीं किया, लेकिन मैंने उन्हें अनुमति भी नहीं दी। इसीलिए इस मामले से बोझ महसूस करने का कोई अर्थ नहीं था। ऐसी सिचुएशन से निपटने का यह समझदारी भरा तरीका था। मैं उनसे एक कदम आगे रहने में सक्षम था। उस तरह से बोलने से अच्छे परिणाम मिले, और आज भी यह बोलने का एक उपयोगी तरीका है। कभी कभी यदि आप लोगों से इस अनयूजुअल तरीके से बोलते हैं, तो यह उन्हें कुछ गलत करने से सावधान करने के लिए पर्याप्त होता है। स्वभाव चरित्र से उनका क्या अर्थ है? भिक्खु ए, स्वभाव? मुझे यकीन नहीं है कि इसका उत्तर कैसे दूं। अजान चाह, माइंड एक चीज है, स्वभाव दूसरी है, और विजडम की क्षमता दूसरी है। तो आप इसके साथ कैसे ट्रेन करते हैं? उन पर कॉन्टेम्पलेट करें। वे उनके बारे में कैसे बात करते हैं? कामुक स्वभाव, घृणित स्वभाव, डिल्यूडेड स्वभाव, बुद्धिमान स्वभाव आदि वाले व्यक्ति होते हैं। स्वभाव उन मेंटल स्टेट्स द्वारा निर्धारित होता है जिनके भीतर माइंड अक्सर अटैच और खुद को छुपाता है। कुछ लोगों के लिए यह कामुकता है, दूसरों के लिए यह घृणा है। वास्तव में ये सभी केवल माइंड की विशेषताओं के मौखिक विवरण हैं, लेकिन उन्हें एक दूसरे से अलग के रूप में प्रतिष्ठित किया जा सकता है। तो आप पहले ही 6 साल से मंक हैं। आप शायद काफी लंबे समय से अपने विचारों और मूड्स के पीछे भाग रहे हैं। आप पहले से ही कई वर्षों से उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसे बहुत से मंक्स हैं जो जाकर अकेले रहना चाहते हैं, और मुझे इसके खिलाफ कुछ नहीं है। यदि आप अकेले रहना चाहते हैं तो इसे आजमाएं।
यदि आप एक समुदाय में रह रहे हैं, तो इसके साथ जुड़े रहें। कोई भी गलत नहीं है यदि आप गलत तरीके से विचार नहीं करते हैं। यदि आप अकेले रह रहे हैं और गलत सोच में फंस गए हैं, तो यह आपको एक्सपीरियंस से लाभ उठाने से रोकेगा। मेडिटेशन की प्रैक्टिस के लिए सबसे उपयुक्त प्रकार की जगह कहीं शांत और शांतिपूर्ण होती है। लेकिन जब एक उपयुक्त रूप से शांतिपूर्ण जगह उपलब्ध नहीं होती है, तो यदि आप सावधान नहीं हैं, तो आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस बस मर जाएगी। आप खुद को परेशानी में पाएंगे। इसलिए बहुत सारे अलग-अलग टीचर्स, अलग-अलग तकनीकों या मेडिटेट करने के लिए स्थानों की तलाश करके अपनी एनर्जी और अवेयरनेस को न बिखेरने के लिए सावधान रहें। अपने विचारों को एक साथ इकट्ठा करें और अपनी एनर्जी पर फोकस करें। अटेंशन को अंदर की ओर मोड़ें और स्वयं माइंड पर अवेयरनेस बनाए रखें। लंबी अवधि में माइंड का ऑब्जर्व और जांच करने के लिए इन टीचिंग्स का उपयोग करें। उन्हें त्यागें नहीं, विचार के विषय के रूप में उन्हें अपने साथ रखें। मैं इस बारे में क्या कह रहा हूं कि सभी कंडीशन चीजें परिवर्तन के अधीन हैं, इस पर गौर करें। अनित्य समय के साथ जांच करने के लिए कुछ है। इसमें क्लियर इंसाइट प्राप्त करने में आपको अधिक समय नहीं लगेगा। जब मैं मेडिटेशन में नया था, तब एक वरिष्ठ मंक ने मुझे जो टीचिंग दी थी, वह यह थी कि बस आगे बढ़ें और माइंड को ट्रेन करें। महत्वपूर्ण बात डाउट करने में फंसना नहीं है। अभी के लिए बस इतना ही काफी है।